आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जैसे चिड़िया उड़े बिना वो मर जाएगी, तो पायलट बिना उड़े तो वो एकदम परेशान हो जाएगा। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में शायद मेरे 8,000 प्लस घंटे हैं। मैक्सिमम एयरफोर्स में किसी भी हेलीकॉप्टर पायलट का आज तक हुआ है। वाह। अभी तो 2 साल हो गए रिटायर हुए, उसके बावजूद भी जब मेरे को कोई हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स भी मैंने उड़ाए हैं, जब भी देखता हूँ मेरे दिमाग में बस पहला चीज़ यही आता है कि काश मैं उसमें उड़ा रहा होता। तो ये तो कभी नहीं जाएगा शायद जब तक मैं जिंदा हूँ। ये जो शौक है पायलट का, तो ये उसकी जान है। आप समझ ही गए होंगे कि ये आवाज जिस शख्स की है वो जरूर पायलट रहा होगा, और पायलट भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का। चॉपर उड़ाते थे वो। चॉपर या हेलीकॉप्टर चीज ही ऐसी है कि जिसके आकर्षण में सब बंधे हैं। चाहे वो एयरफोर्स में 37 साल तक हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हमारे आज के मेहमान हों, या हम खुद। याद है ना आपको, जब हम और आप छोटे थे तो मोहल्ले के आसपास कहीं यदि हेलीकॉप्टर उतर जाए तो भाग के उसे देखने जाते थे। आज भी ये क्रेज कम थोड़ी हुआ है। गांव देहात कस्बों में चुनावी रैली हुई और नेताजी घर घर करते चॉपर से उतरे तो रौब अलग ही पड़ता है। धूल धक्कड़ का गुबार उड़ाते हेलीकॉप्टर में उड़ने उड़ाने का आनंद अलग है। हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक ऐसा है कि मेले में अगर खड़ा हो तो पब्लिक 5-10 रुपए देकर फोटो खिंचवाई लेती है। तो आज हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, वो भी ऐसे सीनियर पायलट से जिसने 4 दशकों तक एयरफोर्स में न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स उड़ाए तरह तरह के, बल्कि उड़ाने सिखाए भी। और जिनसे आज पढ़ाकू नितिन में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल राजेश इस्सर। इस्सर साहब के पास फ्लाइंग से जुड़े बेशुमार किस्से हैं। जंग, रेस्क्यू, ट्रेनिंग, जाने कहां कहां से उन्होंने किस्से बटोरे हैं। और उन्होंने अब तो एक किताब भी लिख दी है, हार्पर कॉलिंस से आई है। आज की बातचीत में उसका जिक्र भी होगा। तो आज के पढ़ाकू नितिन में इस्सर साहब से हम पूछेंगे, चॉपर उड़ाने और लड़ाकू जहाज उड़ाने के चैलेंज में फर्क क्या है। श्रीलंका में ऑपरेशन से लेकर कारगिल जंग तक हमारी आर्मी ने क्या सीखा। कैसे उन्होंने अनजाने में हेलीकॉप्टर से खेल करते करते एक पुलिस केस सॉल्व कर दिया। कांगो में हमारे वायु सैनिकों ने ऐसा क्या किया था कि उनसे वायलेंट ग्रुप्स डरने लगे थे। और क्यों इस्सर साहब के ऊपर एक बार सेना के जवान ने बंदूक तान दी थी। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आपने 37 साल एयरफोर्स में दिए हैं और आपके पास तो बहुत मौके रहे होंगे तरह तरह के प्लेन्स उड़ाने के। कौन कौन से प्लेन आप उड़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा महसूस करते थे? देखिए, वैसे ट्रेनिंग स्टेज में तो हम एरोप्लेन जो फिक्स्ड विंग होता है, नॉट हेलीकॉप्टर, वो उड़ाते थे। वो मैं इंस्ट्रक्टर भी था इन एयरफोर्स एकेडमी। और इनफैक्ट एक हमारा फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल होता है जो इंस्ट्रक्टर्स का इंस्ट्रक्टर होता है। मतलब वी ट्रेन पीपल टू बे। उसमें जो किरण HJT-16 जो किरण एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाया था, HPT-32, और पहले हम लोग HT-2 एक उड़ाते थे जो टेल व्हील एयरक्राफ्ट था। तो ये सब तो मेरे फिक्स्ड विंग के एक्सपीरियंस थे। हेलीकॉप्टर्स में मैंने मी-8, मी-17, चेतक, चीता, LUH जो HL का अभी है, ALH, एंड ये सब उड़ाया है। एंड हर तो तरह का ऑपरेशन किया। मुझे तो ना ऐसी हैरत होती है, हम लोग ऐसे नॉर्मली जब जहाज में जाते हैं तो टर्बुलेंस से ही ना हालत ख़राब हो जाती है। दिल ऊपर नीचे होने लगता है कि बस ये हो सकता है आखिरी फ्लाइट आज पहुँचे नहीं पहुँचे पता नहीं। ये पायलट में इतना जिगरा कहाँ से आता है? वो ना सिर्फ उड़ाता है बल्कि वो कलाबाजियाँ भी करता है। ऐसा है, ये तो यूज टू होने की बात होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी पहली फ़्लाइट थी जेट्स में, उसमें एरोबैटिक्स जब मेरा इंस्ट्रक्टर खूब ज़बरदस्त खूब जी खींच के कर रहा था तो मेरे को उल्टी आ गई थी। फाइनली जब नीचे लैंड किए तो मेरे को उल्टी आ गई थी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मेरा इंस्ट्रक्टर यही बोला कि घबरा मत, 10 में से 9 करते हैं।
तू एकदम नॉर्मल है। मैं सोचा मैं शायद पायलट नहीं बन सकता हूँ। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में जब हम पहाड़ों में जाते थे, आई लव माउंटेन्स एंड बचपन से ही स्कूल से हम लोग वो सब करते थे। मेरे को थोड़ा सा वर्टिगो भी था, कैन यू बिलीव इट। और ज़िंदगी भर में है हाई ऑल्टीट्यूड। सो ये तो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग यूज टू ट्रेनिंग की बात होती है। और जब तक अब ऊपर से ना देखो तो नीचे थोड़ा घबराहट होता है। मतलब पायलट्स को भी घबराहट होती है? वो खाली नीचे नहीं, देखिए टर्बुलेंस में, जो आप टर्बुलेंस की बात कर रहे हो, नॉर्मल टर्बुलेंस पायलट्स नो कि ये नॉर्मल है, बट कभी कभी तूफान वगैरह में फंसते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जिसके बारे में मैंने लिखा भी है, जिसमें 50-50 था। वन डिडंट नो, बिकॉज नेचर का जो एक्सप्लोसिव पावर है वो आदमी समझ ही नहीं पाता है कि, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं घबराते हैं। एंड कभी कभी पायलट्स की भी वो दिखाते नहीं है, बट अंदर से पूरा पसीना वो जैसे बतख का नहीं बोलते हैं, ऊपर से एकदम काम होता है, नीचे पैर उसके फटाफट चल रहे होते हैं, पानी के नीचे। वही हाल है। ये तो सही। और अगर पायलट घबराहट में दिखे तो जो उसके साथ बैठे हो तो ऐसे ही, तो इसीलिए वो ट्रेनिंग है कि पायलट ही नहीं, आपका को पायलट आपको देख के घबरा जाएगा अगर आप पैनिक करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमरजेंसी या कभी कोई दुविधा में सिखाया जाता है कि स्टे काम। अगर काम हो भी ना पाओ, ऊपर से दिखाओ काम हो, बिकॉज अदरवाइज काम बिगड़ भी सकता है। ये तो एकदम ठीक बात बोला आपने कि घबराहट तो सभी को होता है। ये 2 पायलट की क्या ज़रूरत पड़ती है जहाज़ में? तो ऐसा है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें एक्चुअली उसका जो कंट्रोल्स और सब कुछ वो होता है, वो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे जैसे मल्टी इंजन जो क्रू में जाते हैं, उसमें वर्कलोड जो कॉकपिट में होता है वो बढ़ता रहता है। और दूसरा मतलब जैसे फाइटर पायलट है, वो एक बार आसमान में उड़ गया, ज़मीन से दूर हो गया, उसका डेंजर है जब ज़मीन के पास है, लैंडिंग और टेक ऑफ में। उसके बाद एक बार ऊपर है तो अगर लड़ाई का वो है तब तो यस ही हैज़ टू मैनेज मिसाइल्स, ये वो सब रेडार को मॉनिटर करना है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स में क्या है, आप ज़्यादातर सारा काम जो करोगे वो वैलीज़ के अंदर, ज़मीन के पास, इसीलिए इतने क्रैशेस भी होते हैं जो आपने देखे भी हैं वेदर के। बिकॉज एकदम ऊपर जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ना जहाज जा पाएगा वो हेलीकॉप्टर, ना जो काम के लिए आपको भेजा जा रहा है वो आप कर पाओगे। तो उसमें 2 आदमी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दूसरा को ट्रेंड होता है कि अगर पहला कुछ भी गलती कर रहा हो तो फट से दूसरा बोल दे। अच्छा, उसके पहले ही सो कि करेक्ट एक्शन लिया जाए। तो इसीलिए वैसे हेलीकॉप्टर्स भी, मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स सिंगल पायलट भी फ्लाई किए हैं, बट डिमांडिंग मिशन में 2 आदमी की दो। और ये जो दोनों होते हैं, मतलब मैं, हो सकता है आपको लगे कि कैसे सवाल पूछ रहा है पता नहीं, लेकिन जो मेरे ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, लेकिन कभी हमने उस तरह कॉकपिट में तो जाके नहीं देखा, हम तो पीछे ही बैठे, अभी भी पीछे ही बैठते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, तो ये जो 2 बैठते हैं वो दोनों बराबर बराबर बांटते हैं अपने अधिकारों को कि मैं उड़ाऊंगा तुम रोकोगे टाइप, या फिर ये होता है कि एक उड़ा रहा होता है, दूसरा बैकअप टाइप में होता है बस? नहीं, इसमें बड़ा क्लियर कट है, ड्यूटीज आर डिवाइडेड, दोनों फ्लाई करते हैं। बट कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट जो साइन करता है नीचे ज़मीन में जहाज, कैप्टन होता है, उसका कमांड जो है हैज़ टू बी ओबेड। लेकिन जैसे कोई चेक्स प्रोसीजर्स हैं, लैंड करने आ रहे हैं, ये फिक्स्ड विंग में भी है, हेलीकॉप्टर्स में भी है, तो एक चेक्स प्रोसीजर है, तो उसका एक वो है, रिटन डाउन है, एंड आजकल तो सारा कुछ डिस्प्ले में आ जाता है। आप कैप्टन उसको नहीं टाल सकता है। अच्छा। वो ही हैज़ टू गो बाय द डिसीजन, बट डिसीजन मेकिंग, जैसे वेदर में जाऊं नहीं जाऊं, नीचे जाऊं, अब जैसे अभी रिसेंट जो CDS का जो क्रैश हुआ था, जैसे अभी जो हुआ, ये जो डिसीजन कि वेदर के नीचे से ट्राई करूं नहीं करूं, ये कैप्टन का, ये उसका अधिकार है। को पायलट उसको बेशक बोल सकता है, नहीं सर ये ठीक नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है, जो भी हो रहा है ना, ऐसा होता है, पूरे दुनिया में होता है। इनफैक्ट ये इसको इनकरेज किया जाता है, बिकॉज अगर ये ना हो तो कैप्टन कैन मेक अ मिस्टेक। उस जोश में, उस टाइम में उसकी प्रोफेशनलिज्म सब कुछ है, बट वो उसको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी उतना ये जिसे क्वेश्चन करे, हाँ, तो वो रिथिंक करेगा एटलीस्ट। हाँ, सो दैट इज व्हाई इसमें इट्स अ क्वेश्चनिंग पैटर्न
हर चीज़ में क्यों, इसलिए तो बिल्कुल। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या है उड़ाना? नहीं तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर इन टर्म्स ऑफ सीखना सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें क्या है, जो एरोप्लेन है उसमें जैसे कि रडर्स है, जो पैर वाले जो कंट्रोल्स हैं वो खाली टेक ऑफ लैंडिंग में काम आते हैं और उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो या तो पावर है या आपके स्टीयरिंग या स्टिक है। हेलीकॉप्टर का रडर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है। एंड हेलीकॉप्टर अनलाइक दूसरे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है। हाँ, आप छोड़ तासीर में है कि वो ऐसे ही रहेगा, हिला डुला सा। वो उसके बारे में मैंने लिखा भी है इसीलिए कि क्यों इतना ये एक ऐसा मशीन है जिसका एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन। वो अभी अगर पायलट थोड़ी सी लापरवाही करेगा तो वहीं ज़मीन पे ही पहिया ऊपर जाने से पहले ही वो वहीं पे लुढ़क जाएगा। तो उसके बारे में मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्यों होता है। तो हेलीकॉप्टर वैसे हाँ, आपने भी लिखा है और हमें भी लगता है कि हेलीकॉप्टर शायद थोड़ा मुश्किल होता है, उसके हादसे भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो जैसे कि अब सियाचिन ग्लेशियर लीजिए, जिसमें मैंने बहुत फ्लाइंग की है एज अ यंग ऑफिसर ऑल्सो, एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑल्सो, एज अ AOC मैं लेह को कमांड करता था। तो इतने साल 30 साल से हम कर रहे हैं। अब किसी भी फाइटर प्लेन या कोई भी है उसमें इजेक्शन सीट है, कुछ हुआ तो इजेक्ट कर गए, पैराशूट से नीचे आ गए, कोई ना कोई तो बचाएगा ही, हेलीकॉप्टर ही तो आपको बचाएगा। ट्रांसपोर्ट प्लेन में पैराशूट्स हैं कि अगर कोई ऐसा कोई हादसा हुआ और नहीं हो पाया, मल्टी इंजन है, वो भी निकल सकते हैं। लेकिन आप देखिए हम जो चेतक चीता जो इतने सालों से 30 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को एट द हाईएस्ट बैटल फील्ड, वो सिंगल इंजन है। एंड कई बार हुआ है अगर वो गया तो गए। और इसके पहले कि ग्लेशियर पे आपको हेल्प आएगा 24 घंटे लगेंगे, उसके पहले आप खत्म हो जाओगे। क्यों पैराशूट नहीं देते हम? नहीं तो हेलीकॉप्टर में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? हाँ, बिकॉज कितना ऊंचा उड़ता है? नहीं, ऊंचा की बात नहीं है, ऊपर जो वो जो चल रहा होता है, पंखा बड़ा वाला, जिसको हंसी मजाक में ये प्लेन वाले बोलते हैं एग बीटर, जो ऊपर चलता है तो अगर उसके आसपास भी निकलने की कोशिश करो तो वो काट देगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आजकल कुछ रशियन हेलीकॉप्टर्स बने हैं वो का-52 वाले सीरीज़ के, जिसके इजेक्शन सीट ट्राई किया गया है। बिकॉज इजेक्शन सीट अगर बनाएंगे तो उसको साइड होना पड़ेगा और साइड से फायर करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर तो वो रोटर के थ्रू चल जाएगा, तो जा नहीं सकता है। वो तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, वो तो बचता हो तो हाँ। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर में ऑटो रोटेट करके एक तरह का ग्लाइडिंग होता है, बहुत तेज़ नीचे आता है। मतलब अगर आप बैठेंगे तो आपको डर के मारे आंख बंद कर लेंगे, लेकिन वो सम कंट्रोल है। लेकिन ग्लेशियर के ऊपर तो आप सोचिए हर मिशन, एंड हमने लाखों मिशंस किए हैं, हर मिशन ये करके अगर ये 10 चीज़ हो गए तो भगवान भरोसे, ये करके पायलट्स पिछले 30-35 साल से इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई क्यों चुनता होगा सर फिर हेलीकॉप्टर उड़ाना जेट के मुकाबले में? या मतलब सॉरी, फिर से आप एक और बात कहूँ बीच में अगर, या फिर ये कोई ऐसी ड्यूटी है हेलीकॉप्टर उड़ाना जो कोई लेना नहीं चाहता लेकिन किसी को तो करनी है इसलिए दे दी जाती है? तो मैं एकदम इसमें ऑनेस्ट बोलूँगा। एयरफोर्स एकेडमी में जहाँ हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारा वो बंटवारा होता है, ट्राइफर्केशन, तीन भाग में करना पड़ता है, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स जी। तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, द बेस्ट गो फॉर फाइटर्स, बिकॉज करियर में उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वो एक दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ विच ग्लैमर भी है। देखिए नहीं, ग्लैमर क्या है, ग्लैमर अब अभिनंदन को मिल गया, कोई उड़ा के आया वहाँ पर, नहीं। तो लेट मी टेल यू, मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड्स, मैं भी एक गैलेंट्री अवार्डी हूँ, मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड्स इन द कंट्री आर गिवन टू हेलीकॉप्टर पायलट्स, बिकॉज हमारा काम, नॉट कि हमें बहुत ज़्यादा लोग लाइक प्रसन्न करते हैं, ये करते हैं, वो चैलेंजिंग इतना है कि उसमें मौके बहुत और दुनिया भर के लाइफ एंड डेथ रिस्क हमारा तो रोज का काम है। तो इसीलिए बट पीपल प्रेफर वो करियर वाइज। तो मैं आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस, ये जो ट्राइफर्केशन बोर्ड होता है, एज ए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, 3 साल मैंने कमांड किया उसको। तो मेरे को बहुत
दुख होता था उस टाइम मैं चिल्लाता भी था कि आप क्या कर रहे हैं, इतने हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर पायलट्स आउट नंबर एवरीबडी इंक्लूडिंग फाइटर पायलट्स। सबसे ज़्यादा पायलट्स इन दी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तो छोड़ो, इज आर हेलीकॉप्टर पायलट्स। तो रिक्वायरमेंट वहाँ है, लेकिन करियर के उसके लिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। सो जो क्राउड आती है, मुझे मालूम है ना HTS में जो आती है उसमें कुछ तो मोटिवेटेड हैं, ज़्यादा थोड़ा उदास होते हैं। बट जैसे मैं जब CO HTS था तो मैं क्या करता था, जैसे ही ये AFA से आते थे हमारे पास कोर्स करने के लिए, एंड इसके पहले कि वो पहला हेलीकॉप्टर अपना फ्लाई करें, मैं 2 दिन उनको मूवीज़ दिखाता था और उनसे बात करता था खुद CO, और 2 दिन में वो सब भूल जाते थे। मैं क्लियरली बोल देता था, अगर देश में कोई एविएटर असली काम देश के लिए कर रहा है, रिस्क वाला एंड हर चीज़ जो कि काफ़ी कुछ इस किताब में भी है, वो पूरा मैं उनको बताता था। 2 दिन में एक भी डिमोटिवेटेड नहीं होता था कि जो मिलेगा अब तोड़ाएंगे। नहीं, सब अच्छा मैंने है। ये बोला कि देखो, तुमको आगे का रैंक का मैं एश्योरेंस नहीं देता हूँ। तुम विंग कमांडर तक शायद ही रिटायर्ड हो जाओ, उसके बाद सिविल में फ्लाइंग करना, तुम ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ोगे ये वो, लेकिन जो तुम्हारा तजुर्बा है वो नोबडी कैन रेप्लिकेट। तुम देश देखोगे, दुनिया देखोगे, तुम वहाँ ऑपरेट करोगे, तुम 100 नहीं हज़ारों में की तादाद में लोगों को बचाओगे। एक्चुअली लोग तुम्हारे पास आएंगे ज़िंदगी में कि आपने मेरी जान बचाई सर, और मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है। अब आप ये बोलिए कि एट द एंड ऑफ इट मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ कंपेयर टू अदर्स। ऑफ कोर्स आई एम, क्योंकि सब करियर ही तो नहीं है। सच तो ये भी है कि बहुत कुछ है उसके परे भी। जान बचाने का जो आनंद जिसकी आप बात कह रहे हैं एकदम और सबसे ऊपर, और हेलीकॉप्टर के चांसेस बहुत मिलते हैं। हाँ मिलिए। तो जो जिस आदमी ने हेलीकॉप्टर बनाया था उसका नाम था आइगोर साइकोर्स्की, जिसके नाम पे वो कंपनी सिकोर्स्की कंपनी वगैरह है। तो उसने एक बहुत फेमस, एक बार जब हेलीकॉप्टर उसने पहली बार बनाया तो उसने यही बोला कि कोई आदमी नीचे अगर डूब रहा हो और मदद मांगे तो एक एरोप्लेन उसके ऊपर जाके फूल बरसा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसको बचा के निकाल सकता है, रस्सी वही फेंकेगा। और मेरे ख्याल से इट सम्स अप। एंड हेलीकॉप्टर्स ने मिलियंस में अक्रॉस द वर्ल्ड, मिलियंस में लाइफ सेव किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। वो तो है। अच्छा, ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई तक उड़ता है? अलग अलग हेलीकॉप्टर के अपने सबसे ऊंचा कौन जा सकता है? सबसे ऊंचा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो हमारा जो चीता एलुएट जो हमारा है चीता हेलीकॉप्टर, जी हाँ। उसको एक फ्रेंच टेस्ट पायलट थे, अब नहीं रहे, पियर समथिंग थे उनका नाम, तो वो 42,000 तक उसको उड़ा के ले गए, और 42,000 के ऊपर नहीं जा पाए बिकॉज उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया, हवा ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं था इंजन चलाने के लिए। पाए फिर? हाँ, वो पूरा ऑटो रोटेट करके फिर से रिलाइट किया और नीचे पहुंच गए। दैट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट हेलीकॉप्टर्स उस हाइट पे नहीं ऑपरेट करते नहीं हैं। जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया है सिंगल फॉरेनर्स को, बहुत कामेत जैसे ये सब जगह से, ऑलमोस्ट 23 to 25,000 फीट, मतलब जहाज जस्ट अबाउट वहाँ पहुँच सकता है। और हम लोग रेगुलरली तो 18-19 हज़ार 20 हज़ार तक तो सियाचिन में रोज ही करते हैं। 18-20 तक। सियाचिन में मतलब ऐसी जगह है जहाँ टेक ऑफ जो है, जहाँ लैंडिंग जो है वो क्लाइम करके आते हैं। ये तो कभी कैसी कोई लैंडिंग ऐसा नहीं करता। और जहाँ टेक ऑफ जो है वो बैकवर्ड्स होता है वैली में गिरा के। ओहो। और इसका वीडियो है, कभी कोई देखना चाहे तो आप। वो मतलब हेलीकॉप्टर घाटी में गिराना होता है पीछे की तरफ और फिर ऐसे उड़ता है। जो रिज पे जो है, जी हाँ, हेलीपैड है, उधर पाकिस्तान पोस्ट है, तो पाकिस्तान फायरिंग करते थे, तो वहाँ आप क्लाइम करके नीचे नहीं आ सकते बिकॉज पाकिस्तानी और हो चुका है, पायलट्स मर चुके हैं। तो इसीलिए ऐसे आस्ते आस्ते आके एंड बस जैसे हिंदी में कहते हैं पतली गली से, वो पतली गली वाली बात है, ऊपर आके बस बैठ जाता है हौले से। और टेक ऑफ करने के लिए भी अगर ज़्यादा आप वो करेंगे तो वो मार देगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो ताकि हमारे सुनने वालों को समझ में आए कि भाई जहाँ है बिल्कुल आखिरी सरहद है, हाँ, उस
अगर उड़ने के लिए वो आगे की तरफ झुका या बढ़ा वो तो मार गोली देंगे। चल जाएगी। हाँ। तो इसलिए पीछे की तरफ जहाँ खाई है उसे खुद को गिराना है और फिर उठाना है। वो घूम भी नहीं सकता है, वो ऐसे ही उठा के गिराता है और एक बार उसको देखो तो विश्वास नहीं होता, घबराहट हो जाएगी, उठेगा नहीं है वो। ये क्या कर रहे हैं, और ये रोज करते हैं। ये आप रोज का सोचिए, काम है। तो ये रोज का काम है और उसमें पैराशूट भी नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत मर चुके हैं पायलट्स ये करते ऐसा करते। होता है पिछले पीछे गए और पीछे नीचे ही चला गया। नहीं, तो ऐसा हुआ है कि पीछे जब जा रहे हैं तो जैसे मिलियंस ऑफ आवर्स में कभी होता है, हाँ। इंजन फ्लेम आउट हो गया, अब उसमें वो नीचे गिर गए। अगर सरवाइव भी किया है, जब तक लैंड पार्टी पहुंचे तब तक वो जा चुके हैं। तो ये रिस्क रोज का है। बट जेट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? सबसे ऊंचा जो जेट हमारे तो यहाँ पे है। अभी जैसे आपने ये कल ही देखा जो यूएवी जिसने इसको वो अल ज़ुहैरी को मारा, वो 50,000 फुट से उसने फायरिंग की है। वो मॉनिटर कर रहा था कॉन्स्टेंटली, और 50,000। तो हमारे नॉर्मल एरोप्लेन जो होते हैं सिविल वाले, ये 30-35 हज़ार तक नॉर्मली फ्लाई करते हैं, हमारे भी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन। फाइटर्स भी 40,000 फीट तक आराम से ये जा सकते हैं, जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनका काम वहाँ पे है, लड़ाई या जो भी है ये वो। हमारा तो काम नीचे है। तो मैं तो आपकी जो किताब पढ़ रहा था उसमें मैंने आपके बचपन की भी चीज़ें पढ़ी कहीं जी। कि कैसे आप लोग उस वक्त बांग्लादेश में थे, ढाका में, आपके पिताजी फॉरेन सर्विसेज में थे जी। और जब वहाँ पर कत्लेआम शुरू हुआ आपको कैसे सब कुछ छोड़कर भाग के आना पड़ा। और पूरा देखा, हाँ। ऐसे बच्चा, बिल्कुल आपको याद है। हाँ। क्लास 1-2 में था, एंड ये सब हमने देखा। एंड वो जो जेनोसाइड था वाज वर्स, ज़्यादा खराब था, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, इतना खराब था। और वो जान के हमारे हाई कमीशन जो था उधर आके पास में करते थे डराने के लिए, क्योंकि इंडिया तो मेन उनके लिए दुश्मन था बहुत ही। हाँ। तो 1971 वॉर में जो भी ऑपरेशंस हुए, इंडिया को सल्यूट, तो बहुत कम कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं। तो आपने उसमें जिक्र किया कि आपका परिवार जब रेस्क्यू होके निकला तो आपकी बहन जो छोटी तो हमने थी, सब ना? कुछ खो गए। हाँ। हाँ, हम सब कुछ खो गए थे, सबने खो दिया था हमने। तो वहाँ पहुँचे, एयरबैग भी अलाउड नहीं था। खाली उन्होंने, पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट पे मेरी बहन बहुत छोटी थी, चलती थी बट छोटी थी, और उसका एक डॉल था जो उससे भी बड़ी थी। तो क्या हुआ, वो पाकिस्तानी इन्होंने पहले तो छीन लिया तो रोने लगी, फिर उन्होंने खाली वही अलाउ किया। तो डॉल लेके हम पहुंच गए। तो अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स में खाली वही फोटो था। जब आप पालम उतरे तो सारे कैमरामैन ने कि भाई सबने बोला हाँ, कि ढाका से रेस्क्यू होके जो लोग आए, अरे छोटी बच्ची उसके हाथ में डॉल, डॉल उससे बड़ी, वो साथ में खड़ी कर दी थी। तो पता नहीं क्यों अलाउ किया, जो भी था। इंसान तो उधर भी है ही, इधर हाँ, भी है ही। एक्चुअली हाँ, पता नहीं कौन बट क्या ड्यूटी निभा रहा बट वही इंसान को बदलने में और इस तरह का होने में ज़्यादा देर नहीं लगता। उसी का डर हमने तो बहुत, कॉन्गो में, अफ्रीका में मैंने बहुत देखा है। इंसान मतलब जानवर, किसी आदमी को अगर जानवर बोलो तो वो एक्चुअली इट शुड बी कंसिडर्ड एक मेडल, पदवी, क्योंकि जानवर अननेसेसरली कभी नहीं मारेगा। जिस तरह से कत्लेआम आदमी करता है वो तो हमने बहुत बार देख लिया। अब तो अफ्रीका में भी थे आप पहले। मुझे पर आपसे पूछना है कि आपने जेट नहीं चुना, हेलीकॉप्टर उड़ाना चुना था। तो हमारा जैसे एएफए में जो बोल रहा था ना, तो जब मैं कैडेट था तो जो फर्स्ट 20 जो मेरिट में होते थे उनको फाइटर्स में जाते थे, एकदम कोई चॉइस नहीं है वो। लेकिन मेरे एक जान पहचान थे आर्मी के, हु रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, और उन्होंने मेरे को बड़ा वो किया था कि द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर जो आगे होने वाला है वो, स्पेशली उस टाइम नेटो वर्सेस वॉरसॉ चल रहा था, इज अटैक हेलीकॉप्टर्स। आप बात करें कोल्ड वॉर में? हाँ, कोल्ड वॉर के टाइम में। तो उसमें मैं अटैक हेलीकॉप्टर्स में जाना चाहता था। तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे हेलीकॉप्टर में जाना है और अटैक हेलीकॉप्टर्स में जाना है। तो अलाउ नहीं किया। तो मेरी इंटरव्यू हुई डेपकॉम के साथ। जो डेपकॉम थे उनका बेटा, ये बात शायद किसी को आज तक नहीं मालूम, उनका बेटा मेरा क्लासमेट था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि अपने पापा को बोलो। तो मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसे यार तुम इतना अच्छा कर रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। तो उनको मैंने समझाया, वो कन्विंस हो गए।
और अगले दिन जब ट्राइफर्केशन होने वाला था तो पूरा एकेडमी को बुलाया गया, सारे इंस्ट्रक्टर्स, सारे कैडेट्स, मुझे खड़ा किया गया, मुझे ये बोला गया कि अब तुम बात करो वाई हेलीकॉप्टर फ्लाइंग यू वांट। अगर हम सब कन्विंस हो गए, एक आदमी भी नहीं कन्विंस हुआ तो तुमको नहीं मिलेगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, वो आपको फाइटर में भेजने के इच्छुक, हाँ, वो डिसाइड कर लिया था कि नहीं और आप मिलेगा। बिल्कुल ऐसी चॉइस कर रहे थे जो आमतौर पे कोई करता नहीं है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने सोच विचार भी नहीं ज़्यादा किया था और मैं अपने दिल से बात करने लग गया। और करते करते अब जब 15 मिनट हो गया तो जो CI थे, चीफ इंस्ट्रक्टर, वो खड़े होके बोले अब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जाओ। और एंड आई जॉइंड हेलीकॉप्टर्स एंड डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। अभी मैं एक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहा था जो आप लोगों का हुआ, इसके बाद आपने बहुत सारे किए हेलीकॉप्टर से ना, तो उन ऑपरेशंस पे आऊँगा। उसके पहले ये बता दीजिए बस कि क्यों मन में आया कि यार जहाज़ उड़ाना है। आपके पापा तो अच्छी खासी सर्विसेज में थे, उधर ही कहीं जाते, आप UPSC वगैरह करते? नहीं, ऐसा हुआ था कि मुझे याद है जब हम लोग बांग्लादेश से आए थे तो दिल्ली में सलमान पब्लिक स्कूल करके है, वहाँ पे पहले मैं वहाँ पे भर्ती हुआ। उसके बाद अचानक पापा की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सब तो लुट गए थे उस टाइम, तो ये सब नहीं था ना, कॉम्पनसेशन ये वो, हमारा सब कुछ लूट गया था जितने भी आए थे वहाँ से। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि सबको एक अच्छी पोस्टिंग दे दो तो कि थोड़ा पैसा बेचारे वो कर लें, कमा लें। तो मेरे फादर की पोस्टिंग हुई बेल्जियम, लेकिन उनको ये था कि इसकी पढ़ाई में वो नहीं होना चाहिए, तो वो हॉस्टल के लिए भागा दौड़ी कर रहे थे। मुझे याद है DPS, उस टाइम एक ही DPS होता था, मथुरा रोड वाला, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप जुलाई में आइए और इसको हम भर्ती कर लेंगे। मेरे फादर जून में ही जा रहे थे, तो क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते थे एंड कि पोस्टिंग कैंसिल ना हो जाए, तो उस टाइम एक एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल था जो आजकल डी एयरफोर्स स्कूल बोला जाता है, सोरतो पार्क में। अच्छा। वहाँ पे गए एंड वहाँ मेरी इंटरव्यू वगैरह ये वो हुआ, वो स्कूल ने ले लिया, तो मैं उस स्कूल में चला गया। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल में गया तो मेरे को एयरफोर्स से बड़ा लगा। एक्चुअली NDA जब मैंने प्रिपेयर किया NDA के लिए 11वीं में, तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा। हाँ, पैरा कमांडो बनना चाहता था, ये वो दुनिया भर का ये। मेरी कज़न सिस्टर जो मेरे से बड़ी थी वो आर्मी में थी, का हस्बैंड आर्मी में थे, तो उसने मुझे एग्जैक्ट वर्ड यही बोला कि बेवकूफ़ मत बन, पायलट बन, ऐश की ज़िंदगी जिएगा, पैसा भी ज़्यादा कमाएगा। तो मैं माना नहीं, तो लेकिन वो दीदी थी, उसका कहना बड़ा, शी मेड मी चेंज माई चॉइस एंड थैंक गॉड वो अभी भी बेंगलोर में सेटल्ड है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कहते हैं नहीं जी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मुझे तो वही करना, कई बार दूसरे की भी मान लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं यार। और ज़िंदगी में अजीबो गरीब ये सब होते रहते हैं, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, चलते जाइए, जरूर कुछ अच्छा आगे होगा। ये तो है। तो फिर आप एयरफोर्स में आ गए और आपने ट्रेनिंग वगैरह ली, ये सब हुआ। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं इस किताब में और मैं पढ़ रहा था एक के बाद एक घटनाएं, एक से एक इंटरेस्टिंग वाक़ये, उसमें कई में तो बहुत मौज बहार है, कई थोड़े सीरियस हैं। अब 37 साल की नौकरी के बाद और 2 साल अब आपको रिटायर हुए हो चुके हैं, बहुत घटनाएं तो याद होंगी, लेकिन कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जब ये लगा था कि किसी और को तो क्या बचाऊंगा, यहाँ तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, कुछ ऐसा याद आता है? बहुत बार बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन थे जिसमें वो सक्सेसफुल तो हुआ, बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो वो टच एंड गो। बट अगर आप ये बात करें कि सबसे सेटिस्फाइंग या ऐसा कौन सा हुआ, तो मुझे याद है कि हैदराबाद में महबूब नगर में एक नदी थी, वो छोटी सी स्ट्रीम थी शायद, एंड शाम का टाइम था एंड ये बच्चे स्कूल जाते थे गांव से उस रिवोलेट को पार करके एंड शाम को वापस आ जाते थे। जब ये वापस आ रहे थे तो बीच में एक आइलैंड था, एकदम वॉकेबल था, 1-2 फीट वाला पानी वाला। अच्छा। जब ये 5 बच्चे वापस आ रहे थे, उसमें एक छोटा भी था, तो अलग अलग साइज के भी थे। जब ये आ रहे थे तो ये बीच वाले पे जब पहुंचे तो अचानक पानी बढ़ गया एंड खूब थोड़ा तेज होने लगा, तो वो लोग
उसी टाइम अगर क्रॉस करते तो शायद बच भी जाते, लेकिन क्योंकि छोटा वाला था इसलिए शायद वो रुक गए, टापू पे चढ़ गए। तो वो उस पे वो लोग वेट करे कि शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता गया। एक्चुअली क्या हुआ था, आगे एक डैम था जिसमें इमरजेंसी हो गई थी, उन्होंने पूरा डैम खोल दिया था। अब जब तक ये वार्निंग आता ये कांड हो गया। एक तरफ पूरा गांव खड़ा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सब खड़े हैं, तब तक हमें फ़ोन आया। अच्छा, ये तकरीबन इसके हादसे का 1 घंटा हो चुका था, है ना। पानी बढ़ गया कि जिस टापू पे वो खड़े थे उनके नीज तक पानी आ गया था, एंड एक दूसरे को पकड़ के वो लोग खड़े थे। जब तक हम लॉन्च हुए एंड बारिश हो रही थी, किसी तरह से पहुंचे वहाँ, तो इमीडिएटली हमें दिख गया। पहले तो वो भीड़ देख के ही हमें समझ गए कि यहीं कहीं, तो हमने देख लिया। फिर बच्चे हमें दिखे, तो पीछे एक विंच ऑपरेटर था। तो अब क्या ऑपरेशन करें, इतना तेज पानी, हाउ डू यू, मतलब जहाज को कोई रेफरेंस पॉइंट होता है ना जिससे आप हवर करते हैं, और पानी इतना भयंकर चल रहा है तो किसको देख के रेफर करें, ये वो। किसी तरह से मुश्किल से उसमें से वो जो छोटा वाला था ना, उसके गले तक पानी आ गया था। बाप रे। तो वी न्यू कि अगर, तो हमने बोला कि कुछ तो ट्राई करते हैं, मैक्सिमम क्या 1-2 बह जाएंगे, बट कुछ 1-2 को तो कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, वो स्टोरी है इसमें पूरी डिटेल में। हमने एक एक करके निकाला, एंड सबसे मुश्किल ये हुआ था जो आखिर में लड़का रह गया ना, अभी तक तो वो एक दूसरे को पकड़ के किस तरह खड़े थे, अकेले खड़ा हो, अब वो बेचारा संभल ही ना पाए। तो ये जो मेरा विंच विंच तो वो पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा। एंड हेलीकॉप्टर का तो डाउनवॉश जो होता है वो तो बड़ा स्ट्रांग होता है, हाँ, वो भी उड़ा देगा, तो ज्यादा पास भी नहीं जा सकते थे, हवा भी तेज, पानी का वेग भी है, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं था। अब हमें मतलब, तो मैं उसको नीचे ऐसे मैक्सिमम क्या वैसे ही डूब जाएगा, मैं एकदम उसको एकदम साथ में ले आया, और ये विंच ऑपरेटर ने फिजिकली उसको पकड़ के उठाया एंड साथ में डाला, 5 के 5 बच गए। तो दिस वॉज वेरी सेटिस्फाइंग। बट सेम 15 डेज लेटर करनूल में बहुत बड़ा भयंकर फ्लड आया था, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसकी पूरी कहानी है इस किताब में। उसमें जब हम पहुँचे तो अचानक हमें बोल दिया गया कि ये एक घर है जो कि एकदम नदी से बाहर था, वो अभी नदी के आधा किलोमीटर अंदर है। इतना वो कृष्णा रिवर इतना बड़ा हो गया था, समुंदर बन गया था, एंड वो घर वॉश आउट हो रहा है, और उस पे पता नहीं कितने 18-16 लोग छत पे खड़े हैं, लेडीज, बच्चे, आदमी। अब हम जब लैंड किए, इवनिंग हो रहा है, फ्यूल नहीं पहुंच रहा बिकॉज दोनों तरफ से रास्ते कट गए थे, तो हमारे पास तेल ही नहीं था, और रात होने वाला है, तो हम तो रेस्क्यू कैसे करते हैं। तो हमने बोला भाई तेल तो दो, इतनी दूर से आए हैं, तो तेल नहीं था। लेकिन एनीवे ऐसे अब तो कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग देखते हैं। लेकिन रात को मैं वही सोचूं कि मैं तेल क्या करूं, बिकॉज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दिस इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ फॉरबिडन, नहीं किया जा सकता है। किसी की परमिशन तो को कहाँ से लेते। हमने नए जेरी कैंस मंगाए मार्केट से, फट से DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेके आ गए। मैंने और 4 जहाज थे मेरे, और 3 जहाज का पेट्रोल, वो ATF टर्बाइन फ्यूल निकलवाया, और वो मैंने अपने में डाला। ये एकदम प्रोहिबिटेड है, और हमारे पास तकरीबन इतना हो गया कि हम कोशिश कर सकें। रात को मैसेज आया कि वो 16 में से अब खाली 8 बाकी हैं। ओहो। तो अब क्या करें, रात को नींद नहीं आई। अर्ली मॉर्निंग, इवन बिफोर सनराइज, जैसे ही थोड़ा दिखने लगा, मैंने स्टार्ट किया और हम गए। जब तक हम पहुंचे, अगेन एक तरफ पूरे हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं कि बहते जा रहे हैं। तो हम पहुंचे, और जब तक हमने देखा कि लोग हैं, और जब तक हम अपना सेट करें पैटर्न एंड रेस्क्यू करें, 3 और बह गए, तो 5 रह गए। 5 को हमने किसी तरह से बचा के साइड में कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी दुख तो लगा, बट हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब हम वापस पहुंचे शाम को, एक पॉलिटिशियन पूरा क्राउड को लेके हमको ब्लेम करने के लिए पूरा वहाँ पे वो हो गया। अब कैसे लोगों को समझाया कि भैया अब इसमें जितना हम कर सकते उससे ज़्यादा किया है। बट दीज आर वेरियस एक्सपीरियंसेस वेर यू फील कि कुछ किया जा सकता था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, नाइट विजन गॉगल्स है, तब तो सारा ऑपरेशन है। पहले उस टाइम तो कुछ भी नहीं था।
इंतजार करते थे कि रोशनी हो हाँ। तब उठ जाएं और ये सब। अब देखिए इसमें रिस्क, देखिए ये चीज़ नोबडी ट्रेन्स यू टू कि आप हवर कीजिए। हेलीकॉप्टर तो खड़ा हो जाता है ना इतना फास्ट पानी जो इतना फास्ट मूव कर रहा है वो वैसे ही आपको चक्कर आ जाएंगे। अब कोई ट्रेनिंग नहीं है इसकी, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट्स बेचारे जाके खरीदे करते हैं। हाँ, करना पड़ता है। ये एकदम इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती है। अब ट्रेनिंग ये वाली शुरू होगी क्योंकि सिमुलेटर्स हैं, तो सिमुलेटर्स में किया जा सकता है, लेकिन हमारे टाइम में कहाँ था। वो तो पहली बार जब फंसते होंगे, पहली बार देखते होंगे पानी के ऊपर जाके खड़े हैं, उसी पे जाके जुगाड़ कर रहे हैं किसी तरह से कि खड़े रहो। जो आधा किलोमीटर दूर जो बैंक है वहां पर एक पेड़ को पकड़ के उसको रेफरेंस लेके हवर कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई चारा ही नहीं है। जुगाड़ से ट्रेनिंग होती है। बिकॉज नीचे तो इतना फास्ट है कि आप डिसोरेंट हो जाओगे, आप पानी में टॉपल कर जाओगे। अरे बहुत मजबूत दिमाग चाहिए। हाँ, एक जुनून आ जाता है। ये सोल्जर में भी होते हैं हेलीकॉप्टर पायलट, क्योंकि आप ह्यूमन लाइव्स के साथ एकदम क्लोज कांटेक्ट में काम करते हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा ये जज्बा थोड़ा ज़्यादा वो होता है कि हम जान बचा रहे हैं। हाँ, जान बचा रहे हैं, माल ढुलाई नहीं कर रहे हैं। जान बचा रहे हैं भाई। नहीं, मैंने विंचिंग जो ऑपरेशन होता है, लाइव विंचिंग, लोगों ने ट्रेनिंग में ही 5-6 बार किया हुआ बस। मेरा लाइव विंचिंग का रिकॉर्ड है 280। अच्छा। एक्चुअल वो जो आप रोप नीचे फेंकते हैं, वो जो केबल नीचे जाता है वो करके, है। वो 280 मैंने किया। लेकिन अच्छा, मुझे आपकी बातों से याद आया, अभी देवघर में रोपवे वाला हादसा हुआ था, उसमें हेलीकॉप्टर था, वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ही बेहतर बता पाएंगे यदि आप बता सकें खुलकर। मतलब मुझे वो बड़ा बेहुदा लगा कि इतने साल हमने इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे, आप लोगों ने किए, कितना एक्सपीरियंस हो जाता है। और वो रोपवे की ये स्थिति थी 1-2 व्यक्ति के साथ, तो कि वो रोप पकड़ी उसने जो हेलीकॉप्टर से आई थी और वहाँ से छूट गई, बांधा नहीं गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया। और उसे देखकर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया कि हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन शायद उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग की कमी है या वो पायलट का इशू था, या क्या था, क्या लगता है? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बिकॉज उस टाइम मेरे को काफ़ी मीडिया वालों ने भी अप्रोच किया था, तो मैं जान के इसलिए चुप था, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बाय द वे, हम इतने सालों से ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैंने 280 किए हैं, आज तक तो नहीं हुआ। हाँ। लेकिन क्या होता है, मेरे केस में भी अगर मैं ऐसे ही आर्बिट्रेरी बोल रहा हूँ, 280 में 50-60 ऐसे होंगे जो बाल मतलब कोई हादसा होते हुए बचा है। तो अगर ये बोलो कि ये दीज आर नॉट फुल ऑफ रिस्क, तो एकदम गलत बात है। मैं और भी एग्जांपल बाद में दे सकता हूँ। बट इस केस में क्या हुआ था, एक केस में तो वो केबल जो था वो एक्चुअली में मटेरियल फेलियर हुआ है। नाउ दिस इज 1 in a million चांस, तो वो तो एक्सप्लेनेबल है। लेकिन उसमें एक अगर केस आप देखेंगे कि वो बंदा ऊपर आ गया था, अब उसको अंदर लिया जा रहा था और वो छूट गया और उसने फ्लोर पकड़ लिया, एंड बिफोर उसको फ्लोर से उठाए वो छूट के गिर गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रॉप होता है, नीचे तो कोई नहीं गया, स्ट्रॉप नीचे दिया गया, उसमें ये है कि जिसको उठाया जाता है वो जिस पोजीशन में उसको ऐसे जैसे लेके क्रॉस, जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस नहीं होता, वैसा वाला, लेकिन वो हाथ जो फैला है वो आप बंद नहीं करोगे। अच्छा। वो बताया गया है अच्छा कि कुछ भी हो जाए आप उसको बंद नहीं करोगे, हाथ फैलाए रखना है आपको, हाथ फैलाए रखना है, वो अंदर कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा ये ओल्डर वर्जन है। दूसरा वर्जन है जिसमें वो हार्नेस है, प्रॉपर है, हार्नेस बंधा रहता है। उस टाइम तो बहुत सारे थे, इतने सारे करने पड़ रहे थे, तो उसमें ये भी यूज हो गया। और वो एकदम ठीक था जब तक ऊपर आया। जब उसको खींच के अंदर करने लगे ना, तो वो जल्दीबाजी में, and वो ही वाज अ फुली ग्रोन मैन, बच्चा के साथ यू आर केयरफुल, कि फुली ग्रोन मैन तो शुड हैव बीन से, वो उसने अपना हाथ क्लोज करके वो पकड़ने की कोशिश की, वो निकल आया उसमें। अब उसमें उसने वो पकड़ लिया, इसके पहले कि उसका हाथ पकड़े वो छूट गया। तो अब ये हो सकता है, these are things, मतलब किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, नहीं जानबूझ कर कौन करेगा।
अगर वो बाय द बुक जाते तो इतना जल्दी कुछ नहीं कर पाते वो। बट यस, इसमें भी लेसन्स हैं कि ये वाला स्टॉप वो एयरफोर्स ने कर दिया, उसको बंद कर दिया एकदम। अच्छा। अब हम खाली वो जो हार्नेस वाला है ना, तो जैसे वो सीट बकल टाइप का नहीं होता है, हाँ। वो लगा के वैसा लगाओ। बास्केट है, बहुत वृद्ध आदमी है, जैसे हम लोग ने केदारनाथ में हुआ था, वो बेचारे चढ़ ही नहीं पाते, तो उसमें बास्केट नीचे करो और बास्केट में डालो। केदारनाथ में तो आप भी थे। हाँ, मैं तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस थे वो मुझे जरा बताइए, केदारनाथ में क्या हुआ? वो तो बहुत जबरदस्त था वो तो ऑपरेशन। इनफैक्ट आपने अच्छा पूछा, इस किताब में केदारनाथ का जिक्र ही नहीं है, जबकि वो ऑपरेशन तो, क्योंकि शुरू में मैंने लिखा था उसका, बट ये बुक बहुत मोटी हो गई थी तो मेरे को हार्पर कॉलिंस ने ये बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, ये वाला जो पार्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप सीक्वल के लिए रखिए, एक आगे वाली किताब। तो आप यहाँ लीक कर दीजिए सर। नहीं तो मैं बताऊंगा, नहीं उसके बारे में बहुत लिखा भी है मैंने। जैसे केदारनाथ में सबसे बड़ी अगर सीख मैंने जो देखा है कि फौज के जो लोग होते हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना ब्रेवरी और ये वो तो हमारा जॉब है। अगर मैं ठीक से काम करूं तो कौन सी बड़ी बात है। मैं भी बोलता हूँ, एक मॉडल अगर फिट है क्या बड़ी बात है, एक पत्रकार अच्छा लिख रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, तो ट्रेनिंग का हिस्सा, काम का हिस्सा है। अगर एक पायलट पत्रकार का काम अच्छा कर दे, उसको अप्रिशिएट करना बड़ी बात है। तो उधर मैंने सबसे, यानी ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, मैं एक का उदाहरण दूंगा, वेयर आई फाउंड ब्रेवरी इन सिविलियंस, फैंटास्टिक। आई हैव गिवन, मैं कुछ टॉक्स दे चुका हूँ IIM वगैरह में भी, एंड खूब सारे कंपनीज भी मुझे पहले बुलाते थे ऑन सिविलियन की रेजिलियंस। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड। जैसे कि एक जगह में, वो तो केदारनाथ वाला वैली तो एकदम डेथ वैली हो गया था, हजारों में वहाँ मरे हुए थे। और उसमें क्या हुआ, मैंने हेलीकॉप्टर्स को भेजे, ढूंढो सर्वाइवर्स को। अब वो जंगल वंगल भी था एंड हाई ऑल्टीट्यूड है, ये सब 8-10 हज़ार फुट पे है, तो उसमें हमें कुछ मिले जिनको रिकवर किया गया। एक जगह एक पायलट ALH हेलीकॉप्टर में गया और उसने देखा कि एक आदमी और औरत, एक कुछ क्लियरिंग था पहाड़ के एकदम ऊपर, एंड वो क्लियरिंग में आदमी औरत लेटे हुए थे। अच्छा। और गलती से उस औरत का हाथ थोड़ा सा हिला, जो एक पायलट ने देख लिया। अच्छा। ये सर मेरे को लगता है कुछ है वहाँ पे, तो वो नीचे गए तो देखा कि वो औरत का हाथ उठ रहा है। अब प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या हुआ, ये कांड तो रात को हुआ था। हाँ, नीचे जो रात को आई थी त्रासदी, जो तो वो घबराहट में भगवान ने इन लोगों को ऐसी शक्ति दी, जो आदमी 10 फुट भी चढ़ ना पाए, चढ़ते चले गए। वो 200 फीट के क्लिफ को चढ़ के ऊपर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अधमरे। अब क्या करें? अब नहीं कुछ, वो ना खाने का है, ना पीने का है, ना कहाँ डिहाइड्रेशन हो गया। ये 3रा दिन था, तो 3 दिन पानी भी नहीं था, और आदमी तो लग रहा था कि मर गया है। तो अब ये पायलट सब, उनको समझ में ना आए कि अब क्या करें, बिकॉज उन्होंने जब वो रेस्क्यू स्टॉप नीचे किया तो वो कोई रिस्पांस नहीं उनसे, उनकी हिम्मत ही नहीं। फिर उसने ऊपर करके वापस जंगल चट्टी करके एक जगह था, हेलीपैड नहीं था, वो बस एक क्लियरिंग था जिसमें हजारों लोग वेट कर रहे थे। धन धनाधन सॉर्टीज चल रही थी, हमने तो हजारों सॉर्टीज की ना। उन्हें बैठाया और फिर आप इधर सुरक्षित स्थानों में छोड़ते थे। हाँ, वो पायलट वहाँ जाके उसने स्विच ऑफ किया, उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं देहरादून में था, कि सर मैं क्या करूं, वो तो ये हाल है, बट वो अलाइव है, औरत तो अलाइव है, आदमी का मुझे मालूम नहीं। तो मैंने उसको बोला, यार NDRF या किसी का लड़का देख, कोई जवान को, और उसको क्विक ट्रेनिंग दो। ये ट्रेनिंग बहुत दिन लगते हैं बाय द वे, क्विक ट्रेनिंग 5 मिनट में दो, और उसको नीचे करो, और वो दोनों को, अच्छा, उसको नीचे स्ट्रैप करके, हाँ साथ में लेके ऊपर। हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पुलिस वाले थे, कुछ एक NDRF वाले भी थे, और भी कुछ थे, कोई नहीं वॉलंटियर किया ना, बिकॉज ये समझाना जरूरी था कि रिस्क क्या है। तो हमने समझाया उनको रिस्क की, आप गिरे तो गए, तो अब कोई ना जाए। और हजारों की भीड़ वहाँ वेट कर रही है, सब लोग अधमरे, सब वेट कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एक लड़का 18 साल का गुजरात से था, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो वॉलंटियर किया। वो आया था अपने फैमिली को ढूंढने, अरे उसकी पूरी फैमिली, एंड उसकी फैमिली मिली भी नहीं। उसके बाद वो आया, बोला सर मैं करूँगा, आप मुझे ट्रेनिंग दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 मिनट का ट्रेनिंग जो
जो कि पता नहीं कितने हफ्ते लगते हैं, वो दे के इसको ले गए, उसको वहाँ पे नीचे किया गया। वो नीचे जाके उसने पहले उस लेडी को स्ट्रैप किया, लेडी ऊपर आई, फिर उस आदमी को स्ट्रैप किया, वो आदमी ऊपर आया। ये सब 8-10 हज़ार फुट पे है। अब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर हैवी हो गया। अब तीसरा आदमी वो ले नहीं सकता था, लेकिन उससे बात करने का तो कोई वो नहीं था। क्या मांगेंगे बताएं। अब वो वेट कर रहा है, अरे हेलीकॉप्टर चला गया। अब सोचिए उस आदमी पे, अब वहाँ काफी सारी लाशें पड़ी हैं बाय द वे, और वो आदमी पे क्या गुजर, उस बच्चे पे क्या गुजरा हुआ। ये वापस आए जल्दी से, नियरेस्ट जहाँ पे वो सेंटर था वहाँ उन्होंने रिफ्यूलिंग किया, वापस गए और फिर उसको निकाला। असली हीरो। मतलब मैं वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई पायलट ने ये बहादुरी नहीं दिखाई जो इस, तो और अजीबोगरीब और भी ऐसी ऐसी बहुत कहानियां हमने देखने से, आई गॉट रिस्पेक्ट फॉर माई कंट्रीमैन कि हम हिंदुस्तानी में ना अंदर दम है, जब आग लगती है ना तो आ जाता बट आग जब तक नहीं लगेगी तब तक नहीं करते। आप तो ऑपरेशंस करने में ऐसे, मेरा ख्याल है बाहर भी, विदेश में भी खूब हुआ ना, वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको अब याद आते हैं। जैसे मैं आप तो, आपके तो परिवार में आप सुनाते होंगे ना सब कहानियाँ, तो क्यों ये किताब मैंने क्यों लिखी, मैंने इस किताब में भी लिखी है कि मैंने क्यों लिखी, क्योंकि जब मैं ये कहानियां बताता था, मेरे बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, मेरे भांजे, जो भी लोग सुनते थे, वो लोग मतलब एक बार सुनते थे तो आधा घंटा एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर बोलते थे कि मामू फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं उनको प्रूफ दिखाता था एंड तो सब ने यही बोला कि आपको जिस तरह से आप इसको रचना करते हैं आप लिखिए, क्योंकि ये यूज़फुल होगा। तो इसीलिए आप अगर आप देखेंगे इस बुक में इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, इवन वॉर में, इवन कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में, ये वो, क्योंकि मेरे ख्याल से, मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फौजी इतना कुछ देखता और ये वो करता है नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जस्ट डिसिप्लिन और ये वो, समाओ हमारे में या इंडियंस में है शायद, बिकॉज अमेरिकन्स का तो देखते हैं कि वो हर चीज़ में गुस्सा होके मार देते हैं, ये हम में है कि हर चीज़ को एक थोड़ा मजाक बना के थोड़ा वो करके हंस के टाल दो। ये मालूम है कि शायद इसमें हम जिंदा ना बचें, ये वो। और ये मैंने कारगिल में भी देखा, सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स का जिस तरह से वो हंसी मजाक कर रहे थे, वो अटैक वटैक के पहले, मतलब सब कुछ याद आता है वैसा। हाँ, कारगिल की भी कहानी पूरी वो है। कारगिल में मैं आपको एक कहानी, वैसे तो इस किताब में काफ़ी वो है कारगिल की, बट एक कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी तो कहानी नहीं सुनाऊंगा, बट कि वैसे आपने देखा कि पाकिस्तानी ने धोखा दे के कर लिया, एंड वो हमारी लापरवाही थी कि वो कैसे क्यों हुआ, और उसके चलते कितने जानें हमारी गई। बिल्कुल। लेकिन बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, ज़बरदस्त बहादुरी है। ये ऐसी बहादुरी जो आज भी दुनिया स्टडी करती है कि ये इनके सोल्जर्स ने किए कैसे, क्योंकि द फर्स्ट पीपल जो सबसे पहले मर रहे थे वो यंग ऑफिसर्स थे। तो जवानों को कि ये तो खुद भी तो ऐसी लीडरशिप और ऐसी वो, तो चलो वो उसको असाइड, ये लड़ाई कोई और तरीके से लड़ा जा सकता था एकदम, और वो आज हम तैयार हैं। अच्छा, आज हम एकदम तैयार हैं, नॉट ओनली एयर पावर। तो एक आर्टिलरी ऑफिसर थे, ब्रिगेड कमांडर, गुरेज सेक्टर में। गुरेज सेक्टर वाज द एंड ऑफ दैट कारगिल। तो वहाँ पे उनको ये बोला गया कि एक पाकिस्तानी पोस्ट था, वो मतलब पहले से ही पाकिस्तानी पोस्ट था, उसको वो पाकिस्तानी लैला मजनू पोस्ट बोलते थे। ये कहानी है इसमें कि आप इस पे अटैक कीजिए, और पाकिस्तान को प्रेशर पे डालते हैं। उस टाइम था ना कि इनको प्रेशर पे डालो कि भागें ये। तो अटैक करने के लिए वो ब्रिगेड कमांडर जो थे वो आर्टिलरी के थे, दिमाग वाले थे, खाली जोश नहीं, वो होश भी था। उन्होंने डिज़ाइन किया कि मुझे आर्टिलरी गन चाहिए, 105 mm माउंटेन गन जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट फायर में उनकी धज्जियाँ उड़ाएगा। एक दिन इन्होंने गुरखा बटालियन थी वहाँ पे, उन्होंने ट्राई किया तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, वापस आ गए। तो हमने अगले दिन 4 ये गन्स श्रीनगर से बाय रोड वो आके गुरेज आ गए। अब गुरेज से एक जगह चकवाली थी ना, हेलीपैड वगैरह कुछ नहीं था, एंड ये 13,000 फुट पे था, एंड उस पे जाके
ये गन्स डीअसेंबल्ड गन्स, बिकॉज अदरवाइज द गन इज टू हैवी। तो वो करते करते हमने 42 सॉर्टीज की, 42। अच्छा। और वो गन को हम शाम तक, 2 हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, दोनों मेरे कमांड में, मैं सीओ था उस यूनिट का, और हमने वो गन को वहाँ डाल दिया। और जब हमने लास्ट सॉर्टी ख़त्म किया तो 2 गन्स ने फायरिंग शुरू कर दी थी। वो रुके कि हम चले जाएं वापस, फिर शुरू। एंड फिर शुरू। लेकिन ये सेम बटालियन, एक दिन की बात है, लेट इवनिंग लैंड किया था। एंड माउंटेन्स में नाइट फ्लाइंग अलाउड नहीं, बिकॉज शैडोज वैडोज में बहुत डिसोरिएंटेशन हो जाता है। इनके कैजुअलिटीज नीचे आ रहे थे एंड एक डेड बॉडी। तो इन्होंने वहाँ, वो ऐसा ऑल्टीट्यूड है ये चकवाली जहाँ पे था कि आप अगर जहाज को स्विच ऑफ करेंगे तो वो स्टार्ट कभी नहीं होगा। अच्छा। तो उसको ऑन ही रखना है। अब तेल भी कम, रात भी ठंडा रहता है, और रात भी हो रहा है। और ये तो मैंने बोला भाई मैं 5 मिनट वेट करूंगा, नहीं तो कल आएंगे, हम कल करेंगे। लेकिन वो माने नहीं, बिकॉज उनके 3 जवान जो थे ना वो बहुत सीरियसली इंजर्ड थे। और उनको मालूम था किसी तरह से इनको श्रीनगर पहुंचाना तो ये मर जाएंगे। तो वो आए नहीं। तो मैंने अपना, उसको आइडल पे रखते हैं, मैंने अपना फुल थ्रॉटल, फुल पावर किया, रोटर तेज घूमने लग गया कि अब तो मैं जा रहा हूँ। तो वो कैप्टन आया, ये कैप्टन था वहाँ पे, कि सर ऐसे ना यार रात हो रही है, एज इट इज आई हैव एक्सीडेड माई टाइम, तो मेरे को तो वार्निंग मिलेगी, तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह सुबह आ जाऊँगा। तो ये सर नहीं सर, मैं इसलिए आया हूँ, इंग्लिश में मेरे को बोल रहा था कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, आगे देखिए, सामने देखिए। तो मैंने सामने देखा जहाज के सूबेदार मेजर जो होते हैं ना, उनके सूबेदार मेजर का दर्जा सीओ से भी ऊपर होता है, इतना रिस्पेक्ट होता है। वो हाथ जोड़ के गुरखाव ऐसे एकदम मेरे को नमन करके हाथ जोड़ के खड़े थे। लेकिन उससे मैं नहीं रुकता। उसके साथ में एक जॉनी था जो बंदूक तान के मेरे पर एकदम निशाना लगाया हुआ था। अब क्या करो। तो मेरे कैप्टन हाथ जोड़ना है और एक तरफ बंदूक दिखानी है कि भाई लेके जाओ। कहानी है इसमें। वो लोग ने बोल दिया कि हम कोर्ट मार्शल होंगे, हमें मारो, लेकिन हमारा आदमी लेके जाओ। उनको नहीं मालूम कि रात को कैसे फ्लाइंग करेंगे, हमें क्या पता। अब मैं वो 10 मिनट मेरे को समझ में ना आए कि मैं स्विच ऑफ करूं, क्या करूं, कि हर तरफ। तो एनीवे वो उस कहानी आप पढ़िए इसमें। वो आए, उनको टेक ऑफ किया। राजदान पास करीब 15,000 फुट पे है। वो मैंने रात में क्रॉस किया। और एक्चुअली में वो एक टाइम, तो जब आप पूछ रहे थे ना कि ऐसा कुछ किया जिसमें आपको लगा, वो जो 5 मिनट जो क्रॉस करने का था ना, एक्चुअली मैं श्योर नहीं था कि मैं माउंटेन में जा रहा हूँ कि शैडो में जा रहा हूँ। मैं तो एकदम सिहर गया सुन के। हाँ, मैं कहाँ टकरा जाए अब ये पंखा जहाज का, वो निकल गया। और उसके बाद हम श्रीनगर कांटेक्ट में आ गए। श्रीनगर तो पूरा लाइट वाइट था, और सीधे हॉस्पिटल, वो हम वहीं पे लैंड करते थे कैंट में, वहीं पे उसको वो हो गया। अगले दिन मेरी जो पेशी हुई वो अलग बात है। मैंने कभी ये कहानी एयरफोर्स को नहीं बताया। नहीं बताया, नहीं तो उन पे भी एक्शन होता है। नहीं, उन पे एक्शन होता, ये लड़ाई है। सही बात है। अगर मैं भी मरता तो ठीक है, लेकिन कदर करो उन जवानों की। और ये कहानी मैं जनरल बिपिन रावत, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तो नहीं रहे, उनसे मैंने शेयर की थी। तो उन्होंने मुझे लिखा था कौन सा, ये मैं नहीं बताऊंगा कौन सा बटालियन क्या। अच्छा। बट ये कहानी सच है पूरा। देखिए ये तो है कि जब जंग हो रही होती है वहाँ पर बुरा भी नहीं मान सकते आप कि वो क्या कर रहे थे आपके साथ। आपको भी पता है कि वो किस जज्बात में थे। जी। उन्हें भी मालूम है कि एक आदमी ड्यूटी से बंधा भी हुआ है। अब इसे रोके कैसे? कागजों पे तो रोक नहीं सकते, अब ऐसे ही रोको जैसे रोकना है। बट वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे को बहुत बार लोगों ने ये पूछा है, बिपिन रावत जी ने भी मुझसे पूछा था, तेरे को क्या लगता है वो गोली मारता? सर आई वॉज श्योर। उसकी आंखों में एकदम जरा सा भी वो नहीं था कि अगर नहीं लगेगा मेरे आदमी को मैं मार ही दूंगा। तो अपने साथियों के लिए प्यार मोहब्बत जुनून तो जरूरी भी है। उसी पे वो जंग जो लड़ा गया, कौन है उनके अलावा आपस में जो लोग हैं वहाँ, उनके अलावा एक दूसरे का कौन? नहीं, इंडियन आर्मी को तो आफ्टर कारगिल मैं क्रिटिकल हूँ बहुत एस्पेक्ट्स पे, बट सोल्जर लेवल जूनियर लीडरशिप, IPKF में मैं जब था तो जूनियर लीडरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी एक्चुअली फेल्ड। दे वर नॉट गुड ऑपरेशंस। IPKF बोले तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका के अंदर। वहाँ भी हमने बहुत सारे कांड। किस साल में थे आप वहाँ पर? ये मैं था 1980
89। और बहुत इंटरेस्टिंग साल है। वहाँ का कुछ बताइए मुझे। लिट्टे वाला दौर है मेरा ख्याल है, जब ये समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर थी। सबसे वो भी कहानियां हैं इसमें, पूरा वो पूरा IPKF का। उसमें सबसे दिलचस्प ये बात है कि एक ही दिन में, उस टाइम मैं मी-8 उड़ाता था, एक ही दिन में एक मी-8 पे, मैं उस टाइम का कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग की उस टाइम वी वर नॉट श्योर क्या करें। तो एक ही दिन में मैंने 3 सॉर्टीज़ की जिसमें माल भरा हुआ था, एम्यूनेशन, आर्म्स, जो भी है, ये वो राशन पानी, ये वो, इंडियन आर्मी के लिए, LTT के लिए एंड प्लॉट के लिए, वो जो LTT का ऑपोजिशन में था, PLOT। वाह। और मैं बता दूं कि सॉर्टीज का मतलब ये है कि उनका रेस्क्यू या उन्हें निकालना, मतलब एक मिशन करना का हुआ। तो आपने 3 को बचाने चले। तो उस टाइम आप जैसे फौज को ब्लेम करते हैं लोग, एक्चुअली जब तक पॉलिटिकल क्लैरिटी ना हो, और पॉलिटिशियन भी आप क्या ब्लेम करोगे, वो माहौल ही ऐसा था, हमको अंदर घुसना नहीं था बट घुस गए, जो भी किया हमने। वो अनसर्टेनिटी इतनी थी कि उसी दिन, एक दिन में आप देखिए, बिकॉज जहाज़ तो कम थे, जहाज़ तो उतने ही थे, तो एवरी एजेंसी वाज यूज्ड। अब जो उसके पीछे था वो अलग कहानी है, बहुत दिन हो गए, बट ये अनसर्टेनिटी थी। और वहाँ पे कि हम सबको बचाएं। मैंने वहाँ भी देखा इंडियन आर्मी को सारा कुछ किया, लेकिन जूनियर लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं थी जो उन्होंने कारगिल में दिखाई। ब्रिलियंट, दुनिया स्टडी करती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने वो टीम को भी फ्लाई किया था श्रीलंका में, जो कि इंडियन आर्मी ने क्वाइटली भेजा था स्टडी करने के लिए कि जूनियर लीडरशिप और लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम था। अच्छा। हाँ, और इंडियन आर्मी ने उस पर अमल किया एंड रिजल्ट्स दिखे कारगिल में, तो बढ़िया है। तो उसके कलर्स आपको दिखेंगे इसमें चैप्टर्स में कि किस तरह का वो था, कन्फ्यूजन था, क्या कैसे हम वो चलाते थे। और बाहर जो आपने श्रीलंका के अलावा मुझे कॉन्गो वगैरह, कॉन्गो बता रहे थे, UN पीस कीपिंग में इतने सालों बाद मैं तो एकदम क्लियर कट हूँ कि UN, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। बट एनीवे, अब इंडिया का अपना ऑफिशियल पोजीशन जो भी है और जो भी करे उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड एज सोल्जर्स तो जो मिशन दिया जाता है हम लोग पूरा करते हैं, ड्यूटी है। बट आप कहीं भी देखिए तो इन्होंने मसला सॉल्व कहाँ किया है, बिकॉज क्या है, ये सारा गेम है बड़े बड़े कंट्रीज़ का, और इंडिया बेचारा ये जाके अब उसमें। बट हमारी जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं और जो हमने इंडियन एयरफोर्स, जब हम 2003 में पहली बार गए अटैक हेलीकॉप्टर लेके अंडर चैप्टर 7, वी वर अलाउड टू फायर, और हमने किया भी। एंड उसकी मैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। कॉन्गो वगैरह में जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो ज़्यादातर वहाँ मोबाइल बहुत, उस टाइम भी एवरीबडी हैड मोबाइल्स, बट उनकी पूरी, साल क्या था ये, 2003-2004 जब शुरू हुआ था, जो मोबाइल शुरू हो रहे थे, वोडाफोन का पूरा कवरेज था वहाँ था। उसके पास $1 ना हो लेकिन मोबाइल फ़ोन जरूर था। वाह, क्यों ज़रूरी था उनके लिए मोबाइल रखना? और कोई कम्युनिकेशन था नहीं, एंड दैट वाज द ओनली वे। UN ऑल्सो केप्ट ट्रैक एंड ये, बट मोर इम्पॉर्टेंट वॉज दी वॉकी टॉकीज, बिकॉज उसमें इनक्रिप्टेड बड़े वाले। हाँ, तो इनकी लड़ाई होती थी, जैसे एक गांव का कब्जा कर रखा है एक ग्रुप ने, तो जब दूसरा ग्रुप अटैक करने के लिए आ रहा है तो उसके अर्ली वार्निंग आ जाते थे, क्यों आ रहा है, कि ये आ रहे हैं। तो अगर इनके 200 हैं तो ये केप्ट आस्किंग लेटेस्ट बताओ कितने हैं, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि 400 हैं, ये भाग लेते थे। अच्छा। और ये टेक ओवर कर लेंगे और वही लूटेंगे, रेप जो भी, वो सब सिविलियंस पे वो करके, नाउ दे आर इन चार्ज। तो इनके बैटल्स बहुत कम असली बंदूक चलने वाले ये तो वैसे ही है कि कोई छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो अगर बराबर है तो लड़ लिया। बराबर भी नहीं, अगर पॉजिटिवली ज़्यादा लड़ेंगे, नहीं तो नहीं, फिर वो आएंगे ही नहीं। हाँ, वो भी नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर इनमें लड़ाइयाँ तो होती ही नहीं थी, तो बाद में ये शुरू हुए। बट UN से वो एकदम नहीं डरते थे। अब जब हम पहुँचे तो वो टेस्ट शुरू हो गया, वो हमें टेस्ट करते। एक दिन हमारे फोकलरी कैंप जो था, जिसमें हम, जो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ है ना, जिसको पूरा, जिसमें 2 हमारे BSF वाले भी मारे गए, वही कैंप वो हमने सेटअप किया था। एक चर्च था, ओल्ड चर्च, उसको हमने बनाया था। तो उसको हमने अच्छा डिफेंड किया, उसमें हमने खूब गोलियां चलाई, तो ये डर गए कि ये तो अलग ही मार भी सकते हैं भाई। बट एक जगह एक ग्रुप एक UN ऑफिस को थ्रेटन कर रहा था, एंड पूरा सिटी जो बुनिया सिटी करके वो देख रही थी,
ये इसका वर्णन है मेरे इसमें। और अभी तक हमने फायरिंग नहीं की थी, डाइव करते थे, Mi-25 जो अटैक हेलीकॉप्टर से डाइव वाइव करते थे। अच्छा, ये सब जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जिनमें आप थे वहाँ पर, पहले ही ब्रीफ होता है कि भाई आपको स्थानीय लोगों के झगड़ों में एक तो पड़ना नहीं, केवल उनकी रक्षा करनी है, उन पे गोली चलानी नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम यूएन का है। यूएन मतलब अगर आप सोचते हैं हमारे आईएएस और ये वाले जो बाबू हैं और बहुत तंग करते हैं, तो आपको यूएन को देखना, यूएन जाना चाहिए। आप आईएएस वालों को संत समझेंगे, मोस्ट एफिशिएंट समझेंगे, इतनी बाबूगिरी है वहाँ बहुत यूएन में, जबरदस्त। एंड कंट्री एजेंडाज, तो उनमें बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहले था परमिशन टू फायर विल बी गिवन बाय द हेडक्वार्टर्स थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन, लेकिन वो आता नहीं था बिकॉज वो भी घबराते थे कि जिस दिन गोली चल गई उस दिन ये लोग क्या कर दें। खुद की जान की परवाह है यूएन को, लोकल्स मरे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं बस वो तो अपना। लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इस किताब में है, वो जो उनका जो लीडर था वो एक जीप में खड़े होके, जीप चल रही थी और वो रोड पे आगे ऊपर नीचे जा रहा था, एक तरफ पूरा टाउन आया हुआ था और इस तरफ उसके सोल्जर्स, मोस्टली चाइल्ड सोल्जर्स, एंड ये दिखा रहा था, अनाउंस कर रहा था कि यूएन कुछ नहीं कर सकता और अभी मैं ख़त्म करूँगा यूएन को, बैटल इज़ वन अगर वो हो जाता। तब उसके कुछ बंदों ने यूएन के दीवार पे गोलियां चलाई। अब यूएन का जो अंदर वो बॉस था वो अंदर ही था, वो आई थिंक स्वीडन का था। उसने आई थिंक कभी गोली चलते हुए नहीं देखी है, क्या थे, ब्रिगेडियर जनरल साहब थे, बट वो इतने डरे कि उन्होंने आरटी पे परमिशन टू फायर दे दिया पहली बार। तो हमारा Mi-25 आया, परमिशन पूरा रिकॉर्डेड होता है करके, एंड उसने बस ये सोचा कि एकदम एक लाइट बर्स्ट गन का, उसका तो कैनन होता है ना, तो कैनन से उसने एकदम लाइटेस्ट बर्स्ट मारा, उसमें 3 राउंड निकले। अच्छा आप ये सोचिए, पूरा सिटी, वो जो बुनियाद टाउन है वो देख रहा है, ये 3 राउंड निकले, एक जीप के बोनेट पे लगा, ठीक है, एक पीछे जमीन पे लगा और एक उस लीडर को लगा। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बुलेट वेंट थ्रू हिज हार्ट, इंस्टेंट डेथ, एंड वो पूरी फौज वहीं से मेल्ट होके भाग गई, कभी नहीं आई वापस। अब आप सोच सकते हैं उससे जो एम होता है वो बड़ा वेग एम होता है। उसने तो सोच के मारा भी नहीं होगा जहां लग गया। वहां पे जो अफवाह और वो फैला कि ये पायलट्स इंडिया के ऐसे हैं कि सीधे हार्ट में मारते हैं ऐसा। अब उससे हाफ आवर बैटल वाज वन। अब हम जहाँ जाएं वहाँ सब, अरे यार इंडिया वालों को भेज दो इनसे तो वैसे ही डरेंगे। तो ऐसे बड़े दिलचस्प बहुत कहानियां हैं। एक दिलचस्प कहानी और है, वो तो आपको सुनानी पड़ेगी जी। एक बार आप ऐसे ही मौज ले रहे थे, और मौज में किसी का भला हो गया, एक बच्चे को छुड़ा लिया था आपने, ऐसा कुछ हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन। ओह हाँ, अच्छा वो किडनैप वाला। हाँ वो अजीबोगरीब है। तो अगेन मैं संक्षेप में कहानी बताऊंगा। ये कहानी मैंने बहुत प्यार से लिखी है, क्योंकि ये कहानी, मैं पायलट ऑफिसर था, पहला रैंक, 1 साल की सर्विस थी, एंड मैं को पायलट था, जो सेकंड पायलट होता है, और गुवाहाटी में हम बेस थे। और हमारा काम खाली वो शिलोंग अप एंड डाउन करते रहते, मिल्क रन उसको बोलते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को ऊपर नीचे, ये वो, कभी कोई कैजुअल्टी होगी तो कर दिया। एक दिन, अच्छा हम लोग का काम होता था सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद वेदर इतना ख़राब हो जाता था कि हमें कभी नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमें बोल दिया जाता तुम लोग पैकअप करो और तुमको फ़ोन पे रहो, हम बुला लेंगे अगर ज़रूरत हुई। तो अचानक एक दिन 1 बजे हम पैकअप कर रहे थे, कॉल आया, सीधे जल्दी शिलोंग पहुंचो। क्या इमरजेंसी हुई? तो हम लोग दोनों तैयार हुए, एक स्क्वाड्रन लीडर किशोर थे जो हमारे कैप्टन थे, तो हम पहुंच गए। तो वहाँ क्या पता चला, वहाँ जो एयरफोर्स स्कूल था उसकी जब छुट्टी हुई, केंद्रीय विद्यालय, जब उसकी छुट्टी हुई तो बच्चे बाहर आते हैं। मैं पढ़ा हूँ केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, तो खूब सारे बच्चे एंड ये वो, इट वाज द बेस्ट स्कूल एट दैट टाइम। तो बाहर आए तो एक बच्चा, एक एयरमैन का बच्चा मिसिंग था, लड़का। तो पूछताछ में ये पता लगा कि कोई कार में आया था और उस बच्चे को गाड़ी में, जीप में, उसमें गाड़ी में रख के चला गया। तो
ये तो कंफर्म हो गया कि ऐसा तो कभी होता नहीं था वहाँ पे कि किसी ने किडनैप या कुछ हुआ है। तो हमारा काम, तो सर्च पार्टी शुरू हो गई थी, पुलिस ये वो सब थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर बोला कि मोर एज मोरल बूस्टिंग, कि लोगों को थोड़ा वो लगे, ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा करो, टेक ऑफ करो और ढूंढो। तो हमने बोला भाई हेलीकॉप्टर में क्या ढूंढे हम, कैसे ढूंढेंगे? तो तुम कुछ भी करो, तुम फ्लाइंग करो, बीच बीच में हर 15 मिनट में शिलोंग के ऊपर, अपना एयरफोर्स के ऊपर आके करो, और फिर टाउन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, माहौल बना दो एकदम। तो 2 घंटे हमने किया, जब तक हमारा तेल खत्म होने लग गया। जब तेल खत्म हुआ, हमको आरटी पे बोला गया कि आप आ जाओ वापस, गुवाहाटी जाओ वापस। वहाँ पे रखने का वो इंतज़ाम नहीं था उस टाइम। अच्छा। तो वापस जाओ और कल सुबह सुबह पहुँच जाओ। फिर पहुंच जाओ। तो कल सुबह सुबह फिर हम पहुँच गए, फिर ऐसे ड्यूटी बाजार में माहौल बनाते हुए तो हमने जाके नीचे ब्रीफिंग दी कि कोई फ़ायदा नहीं है, सब आम काम चल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता चल रहा हवा से। तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर थे उस टाइम, उन्होंने हमारे कैप्टन को ये बड़ा ज़बरदस्त डांट फटकार मारा कि वो जैसे फेमस इंग्लिश में नहीं, योर्स इज़ नॉट टू क्वेश्चन, आई जस्ट डू एंड डाई, चुपचाप करते रहो ये। तो अब हम सब फिर चढ़ गए, मारो चक्कर। अच्छा, उसमें थोड़ी मेरे को फ्लाइंग मिल रही थी, मैं तो बच्चा ही था। उसमें जो हमारे स्क्वाड्रन किशोर थे, अब तो शायद नहीं रहे बेचारे, तो उन्होंने क्या बोला कि देख यार, ये बोर हो रहे हैं, तू कुछ देखना रखना चाहता है, मैं तो ज़िंदगी भर यहाँ रहा हूँ। तो मैं तो मैप पे रात को देख रहा था ये, ऐसे सर स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सबसे रेनियस्ट, सबसे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो चेरापूंजी है, साथ में ही था चेरापूंजी, 10 चलो वहीं चलते हैं लेके, तो वहाँ जा सकते हैं। इसे कहाँ है, मैप पे दिखा, तो मैं दिखाया, तो हम चल दिए, ये चल पड़े। अच्छा, वहाँ पहुँचे तो एक राइस बोल है चेरापूंजी, है ना, तो वो देखा। अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अब मैं जाके घर में बता सकता हूँ कि मैं चेरापूंजी भी हो देखी। उसके बाद ये स्कॉलर किशोर जो थे ना, ये एक एक्स फाइटर पायलट थे, तो इनको थोड़ा सा वो हुआ कि तुम फ्लाई करो, चलो हेलीकॉप्टर को जो मर्जी है करो, आज करो। तो मैं अपना थोड़ा जेंटल टर्न्स वर्न्स मारा था, तो उन्होंने कुछ अजीब व गरीब वो बोला कि बेवकूफ़, गुर्दा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और डाइव वाइव कर, फायरिंग करो, ये वो। तो एक जो रोड था, चेरापूंजी जो मेन छोटा सा टाउन है, उसके पहले रोड पे एक हट था, और उस हट को टारगेट बना के मैं उस पर डाइव करने लग गया। ऐसे ही पास जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। तो 5-10 मिनट उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो ऐसे अच्छा बच्चे अब बहुत हो गया, चल मैं कंट्रोल जोन में, अब वापस चलते हैं। और हम वापस आ गए, शाम को वापस चले गए गुवाहाटी। फिर उनको फ़ोन आया, नहीं पहले हुआ कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रात को फिर फ़ोन आया कि ना, फर्स्ट थिंग आप पहुँचो। अब क्या हो गया? तो हम जब पहुँचे तो वहाँ माहौल कुछ और था, वो भीड़ लगी हुई। हाँ, तो जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जहाँ हम लैंड करते तो वहाँ खूब भीड़ लगी हुई है। वो तो सर्दी वाला इलाका है ना, तो सब वो विंटर यूनिफॉर्म में थे और लोग गले मिल रहे हैं, ये वो। तो हमको लगा कुछ गुड न्यूज़ हुआ है। तो जब लैंड किए, स्विच ऑफ किए, अरे हमारे कैप्टन साहब को तो एकदम सीएनसी खुद उनके पास ले गए, ये वो। तो पता क्या हुआ कि उस बच्चे को किडनैप किया गया था। वहाँ कुछ लोग, वो अंधविश्वास में था, जब घर बनता था ना तो ह्यूमन सैक्रिफाइस उस टाइम पे बलि देते थे, और ये रेयर केस था जो हुआ। तो इसको बलि के लिए उठा के ले गए, और जाके उनको मालूम था कि वो सारा लॉक हो जाएगा, पुलिस पोस्ट ये वो। तो उन्होंने ये जो छोटा बादशाह टाइप का था उसमें इसको बांध के, और ये खुद भी वहीं पे वेट कर रहे थे कि रात हो जाए, फिर आराम से इसको निकालेंगे। उस हट में बैठे हुए थे। और अचानक उन्होंने अगले दिन जब निकलना था इनको, अचानक उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को धनाधन उस पर अटैक कर रहा है, तो वो भाग लिए। लेकिन ढूंढ लिए गए। भागने के पहले उन्होंने एक चीज़ अच्छा किया, बच्चे को खोल दिया और वो भाग लिए। वो बच्चा रोते रोते रोड पे पहुंच गया। वो पुलिस की गाड़ी जा रही थी, उन्हें बच्चा देखा और बच्चा मिल गया। अब ये तो एयरफोर्स वालों ने कमाल किया था। इसीलिए मैंने बुक में लिखा है, अब ये किस्मत का खेल था या एक स्कूल का ज्योग्राफी लेसन, ये नहीं मालूम। लेकिन चेरापूंजी देखने के चक्कर में बच्चे को बचा लिया। ये एकदम बिल्कुल सच कहानी है, विटनेस्ड बाय सो मेनी थाउजेंड्स। तो सच में। और मैं पढ़ रहा था कहानी इसी की, नहीं, जानवरों से भी आपका बहुत आमना सामना होता रहा। सभी पायलट्स का बहुत सारा।
अजीब बात है सुनने में तो। नहीं देखिए, मैंने इसमें बिसाइड्स अदर एनिमल्स स्नेक्स के बहुत सारे किस्से हैं, बिकॉज स्नेक्स तो इंडिया में काफ़ी वो हैं, एंड कॉकपिट में स्नेक्स होना उसके 5-6 एक्चुअल किस्से हैं। अब मेरे खुद के एक है जो हुआ था आइजॉल में, मिजोरम में। तो स्नेक्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो एपिसोड की बात करूंगा तो वो स्नेक्स वाला पढ़ने के लिए भी बहुत दिलचस्प कहानी है। सबसे अच्छी कहानी हुई थी, मैं पोस्टेड था हाशीमारा में, जो बंगाल असम बॉर्डर में है, एकदम भूटान के नीचे। अच्छा। वहाँ हमारा बहुत बड़ा बेस है। अभी तो वहाँ राफेल भी है, पर उस टाइम तो एकदम छोटा सा बेस था, छोटा था। हम थे, एंड पूरा नॉर्थ ईस्ट हम देखभाल करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अरे एक सेंचुरी है जल्दापारा सेंचुरी, वो एकदम हमारे साथ ही है, 15 किलोमीटर दूर है करीब। तो वहाँ से एक हाथी का झुंड अंदर हमारे बेस में आ गया। खूब जंगल था वहाँ पे हाशीमारा में, और सब जगह खेत, खाली वो पूरा बेस जंगल, घना जंगल। तो वो हाथी अपना, अच्छा इन लोगों का सदियों का ये ट्रेल है। हाँ भाई, तो उनका तो रास्ता है। तो वो लोकल्स ने बताया भी कि हर साल आते हैं। हाँ। एंड हर साल आते हैं, थोड़ा फ्लाइंग में देखभाल करना पड़ता है, चौकीदार वगैरह रखिए, एंड जब ज़्यादा वो हुआ क्रॉस कर रहे हैं तो फ्लाइंग बंद कर दिया। उस टाइम जो आपके सूर्य किरण है ना, सबसे पहले वहीं पे उसी साल एस्टेब्लिश हुए थे सूर्य किरण एज, हाँ नहीं सूर्य किरण जो जेट फाइटर्स वाला जो डिस्प्ले टीम है, हाँ। उस टाइम उनका नाम था थंडरबोल्ट्स। ओहो। हाँ, और उस टाइम एक विंग कमांडर ब्रार थे, जो बाद में एयर मार्शल ब्रार रिटायर हुए, हाँ, वो उनके सीईओ थे। तो वहाँ वो रोज प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो जो एओसी थे ना, वो एक फाइटर पायलट थे, जुनून वाले। उन्होंने दुनिया मतलब हवा में बहुत देखी थी, दुनिया कम देखी थी। उन्होंने बोला नहीं भाई, थंडरबोल्ट्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन हाथी की हिम्मत कैसी हुई आने की। तो उन्होंने एक वॉर रूम बनाया कि हाथियों को निकालना जरूरी है। अच्छा, मतलब उस इलाके से हाथी को दूर निकालो। हाथी को निकालो, हाशीमारा के हम रहेंगे इधर। बिकॉज फेंसिंग था, तो फेंसिंग तोड़ ताड़ के वो अंदर आ घुस गए जाते थे। तो उनका पूरा मुआयना किया गया, तो पता लगा कि 17 हाथी हैं, बच्चे, मैट्रियार्क सब मिला के। टस्कर तो नहीं होते, वो तो ज़्यादातर ये। तो अब उन्होंने बोला कि इनको भगाओ। तो जब भगाने की कोशिश की तो हाथी नहीं माने, वो जंगल में और घुस जाएं, लेकिन झुंड एक साथ रहा। और जहाँ जहाँ इन्होंने कहीं कुछ भी बिगाड़ा नहीं, 1-2 पेड़ पूड़ गिरा दिए। एक जगह एक चौकीदार ने, डीएससी गार्ड जो होता है, हाँ। उसने हवा में गोली चला दी डर के मारे, और फिर हाथी उसकी तरफ आए तो वो भाग गया। उसका जो मचान था वो उन्होंने तोड़ दिया, वो भी बिकॉज उसने गोली चलाई थी। तो वो जो गुस्सा गया, मैट्रियार्क को गुस्सा आया होगा। बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और सब लोग बोल रहे थे कि सर 2-3 दिन में सारा खत्म हो जाएगा ना। तो अगले दिन बोला गया कि अभी हेलीकॉप्टर से हम उन पर अटैक करेंगे। तो मेरी किस्मत थी, मेरे फ्लाइट कमांडर उस टाइम स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्रन करके बहुत अच्छे फ्लायर थे, उनके साथ मैं गया। मेरी शायद 10वीं या 15वीं सॉटी थी। अच्छा। उस यूनिट में। और उसके बाद वो झुंड को हमने ढूंढा। उसके बाद उन्होंने खूब अटैक की, उसके ऊपर जाके हवर किया, ये वो। तो पहले तो हाथी ने, उन्होंने डराते हैं, पहले तो थोड़ा चैलेंज किया वो जो उनकी जो मैट्रियार्क थी। हाँ। लेकिन जब देखा कि ये ऊपर से कुछ, तो उसके बाद ये भागने लगे। एंड फाइनली ऐसे भाग गए कि कोई दिखा नहीं। तो हम लोग नीचे आ गए और एओसी ने बोल दिया चलो बार में आज पार्टी होगी। हमने हाथियों को हरा दिया। तो 2 घंटे का ही, जब तक हमने बियर शुरू ही की थी, तब पता लगा पहले तो एक झुंड था 17 हाथी का, अभी 17 झुंड थे एक हाथी के। और उसके बाद जो उन्होंने तहस नहस किया एयरफोर्स की, इधर रिकॉर्डेड है। उसके पहले और उसके बाद आज तक इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं की है। भारी पड़ गया उन पर। पहले तो ऐसे इंटरेक्शन बहुत सारे हैं जिनकी कहानियां मैंने दर्ज किया है। हाथियों से, सांप से, मैं सुन भी रहा था वो सांप वाली भी। कॉकपिट में जब सांप आया तो क्या हालत होती है। और हवा में पता चले कि मेरे कॉकपिट में सांप भी। अब अरे हैदराबाद में हुआ था ना, हमारा हाकिमपेट बेस है, उसमें अचानक एक चेतक हेलीकॉप्टर, तो चेतक हेलीकॉप्टर जब टेक ऑफ करता है ना, तो वो नोज डाउन टेक ऑफ करता है, बिकॉज ऑफ रोटर का एरोडायनेमिक्स ऐसा है, तो नोज डाउन करता है।
तो पायलट तो स्ट्रैप्ड होते हैं, बट अगर पीछे कुछ लूज होगा तो वो आगे की तरफ आ आगे आ जाएगा। जाएगा। तो जब ये टेक ऑफ कर रहे थे, अचानक कुछ आया और उसके बाद नाग खड़ा हो नाग गया। ही खड़े हो गए। अब पायलट्स तो उन्होंने कॉल दिया, और घबराहट में जो कॉल दिया दोनों ने मिल के, तो किसी को कुछ नहीं, सबको सुनाई देता है, और तो कुछ नहीं सुनाई दिया, कोबरा सुनाई दिया। कुछ तो हुआ है। हाँ, कोबरा। तो वहीं पे उन्होंने डाला नीचे, और उसके बाद आज तक जो फास्ट एग्जिट करते हैं ना जहाज में, जब आग वाग लगती बाहर है, निकलते तुरंत। इतना फास्टर एग्जिट आज तक नहीं हुआ है। तुरंत भागे निकल गए। स्विच ऑफ किया, भागे। निकाल दो कोबरा। बट ये दिस इज रियलिटी। आपने ज़ंस्कार वैली की बहुत बात की अपनी किताब में। जी हाँ। क्या उससे आपका खास लगाव है? तो 1987 में हाँ। मैं जैसलमेर में पोस्टेड था। वाह। तो वहाँ से मैंने राफ्टिंग, आई बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ राफ्टिंग एक्सपर्ट फॉर द एयरफोर्स, गाइड उसको बोलते हैं। वहाँ तो पर सिखाते थे? नहीं, तो राफ्टिंग के लिए मैं गंगा में आके गंगा में अच्छा। ट्रेनिंग करते थे, और भी नदी काफ़ी सारे किए थे। तो हमने डिसाइड किया टू डू द ज़ांस्कार। कुछ मालूम था नहीं, 5 थे हम, कहाँ है, क्या है? और हम पहुंच गए वहाँ। एक ट्रक से हम वाया कारगिल लेह में लैंड किए, और एक ट्रक से वाया कारगिल, वो दैट ड्राइव इटसेल्फ इज 3 days। और वहाँ पहुँच के पदम से हमने राफ्टिंग कर दी। और एक रैपिड आया जिसमें हमारा सब कुछ गीला भी हो गया और सूखा भी हो गया। मतलब हमें मालूम था कि ये तो मौत है। अब ये पता ही नहीं था। ये कोई ऋषिकेश वाली राफ्टिंग थोड़ी थी कि नहीं, शनिवार को हाँ। जाके कर ली। अब वो देख के, अच्छा, द प्रॉब्लम इज वो कैनियन में था। हाँ। और वो ज़ांस्कार का कैनियन फेमस है। आप ये ग्रैंड कैनियन जो सुनते हैं ना अमेरिका हाँ, का, यूएस वाला, वो बच्चा है सही में। अरे आप जाके उधर कभी हम हिंदुस्तानी पता नहीं कहाँ घूमते हैं, हमारे देश में ऐसी जगह है जो nobody else can compare। वो कैनियन अगर आप देखें आपको चक्कर आ जाएगा, ऊपर देखोगे तो ये ऐसा भयंकर। और उसके अंदर और है वो। उसके अंदर में पानी, तो हम ना पीछे जा सकते थे, ना हम लोग ये भी कि राफ्ट छोड़ के ना निकल लो, हम भी नहीं जा सकते, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नहीं था कि क्लिफ को कैसे वो करें, समझ में ना। तो 2 घंटे तो हमने बैठे बैठे ये सोच रहे थे अब करें क्या। तो हमारे साथ एक सिविलियन गाइड था यूसुफ करके, वो आके एकदम, उसका भी पूरा सूख गया था, वो तो एक्सपर्ट था। उसको देख के हमारे, जैसे आपने बोला ना पायलट अगर घबरा जाए तो दूसरा तो मैं तो देखा एक्सपर्ट की हालत खराब है। तो ही सेड यार ये गड़बड़ हो गया, बट अभी कोई चॉइस नहीं है। तो अभी है कि हम जाएंगे कंट्रोल करके, ये हमारा प्लान है। लेकिन वर्स्ट केस में अगर आउट ऑफ कंट्रोल गए तो मैं जिस तरफ भी बोलूँगा हाई साइड, जो पार्ट हाई हो रहा है उस पे सारे के सारे लपकना, अच्छा, उसको अपने नीचे आप को कर देना। सिक्योर करके, क्योंकि वो वेट से उसको वेट से नीचे हाई लाएंगे साइड उसको, करके, हाँ। ये स्टैंडर्ड है हाँ, राफ्टिंग में। वो तो सिखाते ऋषिकेश में हाँ, भी। तो हम जब निकले, जैसे ही निकले पहले पड़ाव में ही दोनों ओर्स उसके गए। अरे यार। अच्छा, नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। अब भगवान भरोसे हम जा रहे थे, एंड वो जो मेन जो वो था उसमें अगर घुस जाते तो आई डोंट थिंक हम जिंदा बचते। हम साइड में ही एटलीस्ट, उसने और कुछ नहीं तो 25 बार हाई साइड और करते कराते भगवान, हनुमान चालीसा सब निकल गया हमारा, किसी तरह निकल आए। उसके बाद एनीवे उसमें और भी कहानी है आगे, क्या कांड, बहुत हंसी मजाक वाले भी हैं। जब एक बार हमने ख़त्म किया, जब हम दिल्ली गए तो यूसुफ जी को ऑफिशियल एक राफ्टिंग एसोसिएशन से वार्निंग मिली कि आप वहाँ गए कैसे बिना कायाक रेस्क्यू ये वो के साथ, क्योंकि अब पता लगा कि कुछ साल पहले एक अमेरिकन एक्सपीडिशन ने सबसे पहले कोशिश की थी इसको करने के लिए। इसी वो जो जहाँ पे हमारा कांड हुआ था वहीं पे एक राफ्ट जो डूबा था, वो और उसके ऑक्यूपेंट्स कभी नहीं मिले। उस राफ्ट का पीसेस पाकिस्तान के इंडस जहाँ जाती है ना, वहाँ कहीं मिला। बाप रे बाप। और वो लोग कभी नहीं मिले। तो अगर ये पता होता तो हम भी नहीं जाते, बट पता नहीं था, भगवान एडवेंचर कर लिया। बट एनीवे हमारे रिकॉर्ड में है कि फर्स्ट पीपल टू राफ्ट द ज़ांस्कार। ये बहादुरी वाले काम मजाक में नहीं हो जाते, तो इसलिए आधे बहादुरी वाले काम बेवकूफ़ी होते हैं, पता भी नहीं लगता। किस वाले काम पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है? ये जो रेस्क्यूज हैं, वैसे एक बात बताऊं, हमने काफ़ी जगह मैंने ये पायनियर किया था। बॉर्डर रोड्स बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
फ्रंटियर्स पे। तो ये मैंने पायनियर किया था अरुणाचल में कि बुलडोजर ट्रक्स ये तो बहुत हैवी होते हैं, और जो Mi-26 बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है वो इन वैलीज में जा ही नहीं सकता है। अच्छा, तो Mi-17 को करना था, तो छोटा जाएगा। तो हमने ओवर अ टाइम एक्सपेरिमेंट करके एक मॉडल बना के पेपर्स लिखा उस पर, ये करके हम बॉर्डर रोड्स का मतलब हम ऐसा करते थे कि हम ट्रैकिंग करते थे खुद, मैं भी जाता था और मेरे पायलट्स भी जाते थे उस जो सड़क पर। जो उन्होंने, नहीं सड़क नहीं होता था ना उस टाइम, तो पगडंडी भी नहीं है वो, मतलब अलाइनमेंट है बस। कि भाई यहाँ वो जंगल है, पहाड़ है, उस अलाइनमेंट पे जा जाके जगह चूज करते थे कि फ्यूचर में यहाँ पे हम हेलीपैड बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे करके, जैसे कि हैलियोंग करके एक जगह है और एक चकला गांव, सबसे भयानक जंगल बीच में, लेकिन उस पर हमने किया और उस पर ऐसे हमने 6 जगह चूज कर लिए। इनिशियली इक्विपमेंट हमने हेलीकॉप्टर से गिराया, अच्छा, आदमी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कुछ क्लियरेंस किया। उसके बाद बुलडोज़र, तुम्हारा कोई छोटे छोटे ट्रक्स, ये वो तोड़ ताड़ के काट के कुछ करके पता नहीं क्या करके पीस बाय पीस उसको अंडर स्लंग करके वहाँ पे लगाए, उनको फिट किया गया, उनसे हेलीपैड बनाया गया। उसके बाद रेगुलर ऑपरेशन शुरू हो गए। तो अब आप देखिए, अगर एक पॉइंट से रोड का स्पीड से 1 किलोमीटर पर मंथ है, अगर आप 6 पॉइंट्स बना दोगे तो 6 दूनी 12, आपका स्पीड बिकम्स 12 टाइम्स। तो इसमें कोई जान नहीं बची, लेकिन आज वो रोड जब देखते हैं ना तो ऐसी संतुष्टि आती है, क्या बताएं। इसका हमने शुरुआत किया था, अब तो रेगुलर ऑपरेशंस है, इसका प्रॉपर SOP है, बट उस टाइम मुझे याद है हमें कितना कन्विंस करना पड़ा था लोगों, खुद कितने कैलकुलेशन बैठ के करते थे। तो मेरे ख्याल से वो बहुत सेटिस्फाइंग है। हाँ, क्योंकि जब शुरुआत होती है किसी काम की तब तो ये लगता है कि भाई क्या कह रहा है पता नहीं आदमी, नहीं, और अब कितना नॉर्मल हो गया। नहीं, वो रोड्स कम्युनिटी के लिए ही नहीं, बहुत जरूरी थी। चाइना को आपको काउंटर अगर करना है तो वो सड़क चाहिए, तो वो सड़क ऐसे ही बने हैं, ऐसी ही बनी, और जो सबसे पहले गए वो तो ऐसे ही गए, जैसे आपने भी बताया। अब तो रेगुलर ऑपरेशन हैं, जो भी हैं सब हैं। हो गया। तो 37 साल की वायुसेना की नौकरी, और कहाँ 1.25 घंटे की बातचीत में सिमटती पता ही नहीं चला, मतलब सिमटे ही नहीं जो भी हम छू सके उतना ही छुआ। मज़ा है। आप मतलब आपने किताब लिखी, इसमें तो मज़ेदार किस्से हैं, मैं तो बस 2 4 5 ही बात आपसे कर सका। लेकिन अगर कोई पायलट बनना चाहे और ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहे तो आप उसे क्या कहेंगे कि सबसे ज़रूरी क्या चाहिए होता है उसके लिए? अगर पैशन है कि मुझे ये काम करना है तो आप बन जाओगे, अनलेस आप मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है ये वो, तो आप बन जाओगे। लेकिन लोग नॉर्मली फाइटर पायलट्स या ट्रांसपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं कि बाद में आप एयरलाइन पायलट बन सकते हो, फाइटर बनना चाहते हैं कि एयरफोर्स में करियर ऊपर है, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह पे है एंड वाजिब भी है। लेकिन अगर आपको, जो मैं अपने कैडेट्स को, आपको शुरू में कहानी मैंने बताया था ना, मैं कैसे 2 दिन उन पे लगाता था, अगर आपको असली काम करना है, और मेरी तो रिकमेंडेशन ये है, जितने भी बच्चे हैं जो भी थोड़ा भी फौज में इंटरेस्ट है वो ये बुक पढ़ें। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं रिफंड देने को तैयार हूँ। उनको जब ये कहानी पढ़ेंगे, ऐसे ये हर हेलीकॉप्टर पायलट की कहानी है, मेरी कोई यूनिक कहानी नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता अगर आप में पैशन ना हो। तो पैशन के साथ अगर आप आइए तो अपने आप सब कुछ, एवरीथिंग विल रिजॉल्व। वाकई ये किताब जो है आपने जो लिखी, इस वक्त मेरे हाथ में भी हार्पर कॉलिंस से आई है, और आपने इसका जो ये टाइटल रखा है इसके पीछे क्या कहानी है? वही कहानी जो आपने पूछा कि आपने प्लेन क्यों नहीं फ्लाई किया, हेलीकॉप्टर क्यों फ्लाई किया। आई वुड रादर फ्लाई ए चॉपर। हाँ, मैं कुछ भी हो जाए हेलीकॉप्टर ही उड़ा, अगर आज भी चॉइस दिया जाए तो मैं हेलीकॉप्टर ही उड़ाऊंगा। तो ये कहानी है इस किताब में, और इसमें इतनी कहानियां हैं कि मैं क्या बताऊं, ख़त्म हो नहीं सकती। और आपने जो खासकर बाहर के मिशंस के बारे में कुछ कहानियां लिखी हैं, भारत के बारे में तो है ही, और बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। और एक एयरफोर्स पायलट और ख़ासकर जो चॉपर चला रहा है उसकी ज़िंदगी में झांकने के लिए एक बहुत खूबसूरत खिड़की है। और आपने तो कहा ही, ये पढ़ाकू नीति में पहली बार है कोई कह रहा भैया पैसे वापस ले लेना, ना पसंद आया हो तो मेरा कहना ज़रूर लीजिए किताब और ज़रूर पढ़िए। अच्छा राजेश जी, अब चलते चलते आखिर में वो सवाल
जो आपकी ज़िंदगी एकदम शुरुआती दिनों से जुड़ा होगा। जब पहली बार आपने चॉपर उड़ाया, आप हवा में गए, वो कैसा एहसास था? तब क्या फील हुआ? तो पहली बार जब हम एयरफोर्स एकेडमी में, जहाँ हम HT2 फ्लाई करते थे और किरण फ्लाई करते थे, तो हाकिमपेट आए और वहाँ पे पहला जॉय राइड जो होता है, एक राइड दिया जाता है ना, एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं एयर एक्सपीरियंस। तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो फ्लाइट कमांडर भी थे, बैनर्जी, बैंजो उनका नाम था। तो बैंजो जी हमें ले गए एंड ऊपर ले गए। तब तक तो कंट्रोल्स नहीं छुआ था, एंड ऊपर थोड़ा सा घुमाया एंड बड़ा अच्छा लगा। सारी दुनिया दिख रही थी। कहाँ वो कॉकपिट, किरण के कॉकपिट में कुछ भी नहीं दिखता था, यहाँ तो नीचे भी दिख रहा है ये तो। एंड उन्होंने थोड़ी ट्रिक्स भी किए नीचे आके, एंड बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने जहाँ ट्रेनिंग हेलीपैड्स थे ना, वहाँ पे रोक के और हवर में ही उन्होंने बोला कंट्रोल्स पकड़ो मेरे साथ, और कंट्रोल्स मेरे को पकड़ा दिया। तो हाँ, तो हेलीकॉप्टर मतलब हवर करते हुए, एंड एक तो हाथ से वो स्टिक होता है जिसको लेफ्ट राइट आगे पीछे, और एक वो कलेक्टिव होता है जो पावर का वो होता है, वो पकड़ा दिया। और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर नाचने लगा, पसीना पसीना हो गया। फिर कंट्रोल करके वापस ले आते, फिर हमें देते, और फिर करो। तो मतलब शुरू में होता है, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया वो मेरे को अभी भी याद है कि ये कहाँ फंस गया, अच्छा वाला फाइटर जाता। बट उसमें बैठ के तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, सभी का, सारे हेलीकॉप्टर पायलट का ये पहला एक्सपीरियंस, ये कहाँ फंस गया यार। राजेश सर जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। नहीं, बस आपका धन्यवाद, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। मतलब एक तो आप वैसे ही आप एयरफोर्स फैमिली के हैं, एंड विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट, एंड डू गिव माई रिगार्ड्स टू योर डैड। एंड दूसरा, ये हर पायलट की कहानी है, एंड आइडिया इज़ ओनली टू मोटिवेट पीपल कि लोग ज्वाइन करें। ये बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, पैसा ज़्यादा नहीं होगा Definitely. लेकिन आप दुनिया ऐसा देखोगी कि आपको कोई टूर ऑपरेटर दिखा नहीं पाएगा। सच है। और मैं जाके ट्राइबल्स के साथ अलग अलग ट्राइबल्स में जाके उनके हट में जाके नाइट स्टे किया, और कोई जगह ही नहीं था। वो एक्सपीरियंस कैन नॉट बी। तो अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो भारतीय वायुसेना या किसी भी सेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनिए, बनना ही चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। और आप बताइएगा कैसा लगा आज का पढ़ाकू नितिन। राजेश जी से बात हो रही थी और मुझे बहुत मज़ा आया, और राजेश जी के पास किस्सों की कोई कमी नहीं है। जो कमी है तो हमारे पास है वक्त की। तो 9953323303 व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ बताना है आपको कि आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। radio@aajtak.com ये हमारा मेल आईडी है। आप खत लिखते रहते हैं, और आज भी थोड़ी समय की कमी है तो खत नहीं पढ़ूंगा। अगली बार जब आऊँगा गुरुवार को तो खत लेकर आऊँगा। आपके ढेर सारे हैं और मुझे पढ़ने हैं, मेरा वादा था। तो अगली बार फिर मिलेंगे पढ़ाकू नितिन में थर्सडे को, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।